हेलो विद्यार्थियों, टारगेट विद लक्ष्य की इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस लेक्चर में केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 9 यानी कि उपसह संयोजक यौगिक के बारे में आप यहाँ पर पढ़ेंगे। तो इसमें यहाँ पर बात हुई है उपसह संयोजक यौगिक की। तो ये याद रखिएगा, इन यौगिकों का अध्ययन जो हम लोग उपसह संयोजक रसायन के अंतर्गत करते हैं। तो आप बता सकते हैं यहाँ पर उपसह संयोजक रसायन, यानी कि आप बता सकते हैं यहाँ पर रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत उपसह संयोजक यौगिकों का अध्ययन किया जाता है, उससे हम लोग बोलते हैं उपसह संयोजक रसायन। याद रखिएगा, इसके अंतर्गत उपसह संयोजक यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। तो इसमें आप पहला टॉपिक पढ़ेंगे योगात्मक यौगिक। योगात्मक यौगिक, या फिर इससे आप बोल सकते हैं आणविक यौगिक। योगात्मक यौगिक या फिर आणविक यौगिक। तो इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा कि जब भी किसी विलयन में दो या फिर दो से अधिक लवण जो है वो साधारण आणविक अनुपात में संयुक्त होते हैं, यानी कि मिले हुए होते हैं, तब वहाँ पर जो है नए यौगिकों के क्रिस्टल बन जाते हैं। तो ये यौगिक जो है योगात्मक या फिर आणविक यौगिक कहलाते हैं। और ये जो है दो प्रकार के होते हैं। पहला आप लोग याद रखिएगा द्विक लवण, द्विक लवण। और इसके अलावा दूसरा आप लोग याद रखेंगे यहाँ पर उपसह संयोजक या फिर संकुल यौगिक। दूसरा आप लोग याद रखेंगे उपसह संयोजक या फिर संकुल यौगिक। संकुल यौगिक। तो अगर यहाँ पर हम लोग द्विक लवण की बात करें तो इसमें आप लोग याद रखिएगा कि वे ठोस यौगिक जो जल में घोलने पर अपने घटक आयनों में वियोजित हो जाते हैं, अर्थात विलयन में जो है अपनी पहचान को खो देते हैं, उन्हें हम लोग बोलते हैं द्विक लवण। इसके बारे में आप बता सकते हैं जैसे कि पोटाश एलम। पोटाश एलम यानी कि फिटकिरी। अगर फिटकिरी को आप जल में घोल देंगे तो वो जो है अपने घटक आयनों में वियोजित हो जाती है और वहाँ पर वो जो है अपनी पहचान खो देती है। इसलिए पोटाश एलम यानी कि फिटकिरी जो है ये एक द्विक लवण है। इसके अलावा अगर हम लोग यहाँ पर उपसह संयोजक यानी कि संकुल यौगिक की बात करें तो आप बता सकते हैं कि वे यौगिक जो जल या फिर अन्य किसी विलायक में घुलने पर अपने अवयवी आयनों में वियोजित नहीं होते हैं। द्विक लवण क्या था, ये वियोजित हो जाते थे, लेकिन उपसह संयोजक यौगिक है जो है ये अपने अवयवी आयनों में वियोजित नहीं होते हैं। इनके गुण जो होते हैं वो पूर्णतः अवयवों के गुणों से अलग होते हैं, यानी कि भिन्न होते हैं। उन्हें हम लोग बोलते हैं उपसह संयोजक यौगिक या फिर संकुल यौगिक। जैसे कि आप बता सकते हैं पोटेशियम फेरोसाइनाइड यानी कि K4, इसके अलावा FeCN का होल 6, ये जो है एक उपसह संयोजक यौगिक है, यानी कि ये जो है अपने अवयवी आयनों में वियोजित नहीं होता है अगर आप इसे जल या फिर किसी विलायक में घोलेंगे। लेकिन अगर आप पोटाश एलम को जो है यहाँ पर जल में घोल देंगे तो ये अपने घटक आयनों में वियोजित हो जाता है। तो ये आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा कि योगात्मक यौगिक जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। तो वही यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसमें बताया गया है कि जब किसी विलयन में दो या दो से अधिक लवण साधारण अनुपात में संयुक्त होते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिए साधारण आणविक अनुपात, यहाँ पर आप लोग याद रखेंगे साधारण आणविक अनुपात में संयुक्त होते हैं, तब नए यौगिकों के क्रिस्टल जो है प्राप्त होते हैं।
और ये यौगिक जो है योगात्मक या फिर आणविक यौगिक कहलाते हैं। ये आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा कि जब भी किसी विलयन में दो या दो से अधिक लवण जो है साधारण आणविक अनुपात में संयुक्त होते हैं तब नए यौगिकों के क्रिस्टल प्राप्त होते हैं और ये यौगिक जो है योगात्मक या फिर जो है आणविक यौगिक कहलाते हैं। इसके अलावा आप बता सकते हैं यहाँ पर कि योगात्मक यौगिकों को दो भागों में बांटा गया है। दो भागों में बांटा गया है जिसमें पहला आपको बताया गया है अभी द्विक लवण। अभी आपको बताया गया यहाँ पर द्विक लवण के बारे में कि वे ठोस यौगिक जो जल में घोलने पर अपने घटक आयनों में वियोजित हो जाते हैं अर्थात विलयन में अपनी पहचान जो है खो देते हैं, द्विक लवण कहलाते हैं। जैसे कि अगर यहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में आपको बताया गया है अभी पोटाश एलम यानी कि फिटकिरी, पोटाश एलम। अगर इसके सूत्र की बात करें हम लोग तो इसका सूत्र होता है K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस 24H2O, ये यहाँ पर इसका सूत्र होता है। तो आपको बताया गया कि पोटाश एलम यानी कि जो फिटकरी है ये अपने घटक आयनों में वियोजित हो जाती है। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर ये अपने घटक आयनों में जो है किस प्रकार से वियोजित होगी। तो ये यहाँ पर जो है एक द्विक लवण है। अगर आप इसे जल में घोलेंगे तो जल में घोलने पर यहाँ पर आप बता सकते हैं जल में घोलने पर, तो अगर आप इसे जल में घोलेंगे तो ये जो है अपने घटक आयनों में, इसके घटक आयन कौन कौन से हैं, पोटेशियम यानी कि K+, इसके अलावा यहाँ पर Al3+, और इसके अलावा यहाँ पर SO4 2-, इसमें जो है यहाँ पर ये वियोजित हो जाता है, बता सकते हैं में वियोजित हो जाता है, वियोजित हो जाता है। तो अगर आप यहाँ पर पोटाश एलम को जल में घोल देंगे तो जल में घोलने पर ये K+, Al3+, इसके अलावा SO4 2- में वियोजित हो जाता है। इसका मतलब ये जो है यहाँ पर एक द्विक लवण है। अब इसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पर अगला यानी कि उपसह संयोजक अथवा संकुल यौगिक। तो इसके बारे में आपको बताया गया कि वे यौगिक जो जल में या किसी विलायक में घोलने पर अपने अवयवी आयनों में वियोजित नहीं होते हैं तथा इनके गुण जो है वो पूर्णतया अवयवों के गुणों से भिन्न होते हैं यानी कि अलग होते हैं, उपसह संयोजक यौगिक कहलाते हैं। तो अगर एग्जाम्पल की बात करें तो आप इसमें बता सकते हैं उदाहरण, जैसे कि यहाँ पर आप बता सकते हैं इसमें पोटेशियम फेरोसाइनाइड यानी कि K4FeCN का होल 6, ये जो है एक उपसह संयोजक यौगिक है। ये जो है अपने घटक आयनों में वियोजित नहीं होता है, यानी कि अगर इसके घटक आयन की बात करें तो जैसे कि आप यहाँ पर बता सकते हैं K+, इसके अलावा Fe++, और इसके अलावा Cn-, ये जो है यहाँ पर इसके घटक आयन होते हैं। तो इनमें ये जो है वियोजित नहीं होता है। इसका वियोजन किस में होता है, इसका वियोजन यहाँ पर अगर होगा तो इसका वियोजन होगा K+, इसके अलावा आप लिखेंगे यहाँ पर FeCN का होल 6 और यहाँ पर हो जाएगा 4-, इस प्रकार से, यानी कि यहाँ पर जो पोटेशियम फेरोसाइनाइड दिया है इसका वियोजन K+
Cn का होल 6 यहाँ पर 4 माइनस इसमें होता है, ना कि इसके घटक आयनों में होता है। इसलिए ये यहाँ पर जो है एक उपसह संयोजक यानी कि एक संकुल यौगिक है। तो ये आप लोग याद रखेगा कि ये जो है अपने घटक आयनों में वियोजित नहीं होता है। इसके अलावा अगर आप बताना चाहें तो आप बता सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर CuNH3 का होल 4 यहाँ पर हो जाएगा 2 प्लस, ये भी जो है यहाँ पर एक उपसह संयोजक यौगिक है। तो ये आप लोग यहाँ पर इसके बारे में याद रखेंगे। अब इसके बाद ध्यान दीजिए उपसह संयोजक संकुलों के प्रकार। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए बात हुई संकुल की, तो जहाँ पर आपको संकुल शब्द मिल जाएगा वहाँ पर याद रखिएगा कि संकुल को हमेशा बड़े कोष्ठक यानी कि बड़े ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ पर संकुल के प्रकार की बात हुई, तो संकुल जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। एक तो आप लोग याद रखिएगा ऋणायनिक संकुल, एक होता है ऋणायनिक संकुल, ऋणायनिक संकुल। इसके अलावा दूसरा होता है धनायनिक संकुल, धनायनिक संकुल। और तीसरा होता है उदासीन संकुल, उदासीन संकुल। तो संकुल जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, ऋणायनिक, धनायनिक, इसके अलावा उदासीन। तो अगर यहाँ पर हम लोग ऋणायनिक संकुल की बात करें तो इसके बारे में आप बता सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप बताएंगे इसमें K3 यहाँ पर हो जाएगा Fe, इसके अलावा C2O4 का होल थ्राइस। ये जो है एक ऋणायनिक संकुल है। ये जो है यहाँ पर याद रखिएगा, ये जो है अपने घटक आयनों में वियोजित नहीं होते हैं, बल्कि इनका वियोजन किस प्रकार से होगा, ध्यान दीजिए यहाँ पर है K3, तो इससे आप यहाँ पर लिखेंगे जब इसका वियोजन होगा तो ये हो जाएगा 3K प्लस, इस प्रकार से। इसके अलावा यहाँ पर आप लिखेंगे Fe, यहाँ पर हो जाएगा C2O4 का होल थ्राइस, और इसके ऊपर यहाँ पर लग जाएगा 3 माइनस। तो अभी आपको बताया गया कि जहाँ पर संकुल की बात होगी तो संकुल को हमेशा बड़े कोष्ठक यानी कि बड़े ब्रैकेट में लिखा जाता है। तो यहाँ पर ऋणायनिक संकुल है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बड़े कोष्ठक में जो संकुल लिखा गया है यहाँ पर इस पर कैसा आवेश है, ऋण आवेश है, इसलिए ये यहाँ पर जो है ऋणायनिक संकुल है। इसके बाद ध्यान दीजिए अगर यहाँ पर हम लोग धनायनिक संकुल की बात करें तो इसमें आप बता सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप प्रयोग करेंगे COCl2, इसके अलावा आप यहाँ पर लिखेंगे En का होल ट्वाइस Cl। तो जब इसका वियोजन होगा तो इसका जब वियोजन होता है तो ये होता है COCl2, यहाँ पर हो जाएगा En का होल ट्वाइस, और इस पर चार्ज होगा प्लस, इसके अलावा प्लस Cl माइनस, इस प्रकार से यहाँ पर इसका वियोजन होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बड़े कोष्ठक में जो लिखा गया इस पर कैसा आवेश है, धन आवेश है, इसलिए ये यहाँ पर एक धनायनिक संकुल है। इसके बाद उदासीन संकुल। उदासीन संकुल का मतलब इस पर ना तो धन आवेश होगा ना ही ऋण आवेश होगा। तो इसमें आप बता सकते हैं जैसे कि NiCO, इस प्रकार से लिखेंगे आप NiCO का होल 4, इस प्रकार से, इससे हम लोग बोलते हैं निकिल कार्बोनिल। इसके अलावा आप दूसरा आप बता सकते हैं यहाँ पर FeCO का होल 5, इस प्रकार से, इससे बोला जाता है आयरन पेंटाकार्बोनिल। अगर आप नाम नोट करना चाहते हैं तो लिख सकते हैं यहाँ पर, इसका नाम है आयरन पेंटाकार्बोनिल। और इसके अलावा इससे बोलते हैं निकिल कार्बोनिल, निकिल कार्बोनिल। तो याद रखिएगा आप लोग कि उप सहसंयोजक संकुल जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, ऋणायनिक संकुल, धनायनिक संकुल, इसके अलावा उदासीन संकुल। अब इसके बाद आप यहाँ पर पढ़ेंगे लिगैंड के बारे में। ये टॉपिक जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आप लोग इसे जो है बहुत ही ध्यान से देखेंगे
तो यहाँ पर बात हुई है लिगैंड की। तो सबसे पहले इससे समझ लीजिए कि लिगैंड होता क्या है। इसके लिए आप एक फार्मूला ध्यान दीजिए यहाँ पर K4, इसके अलावा FeCN का होल 6। इस प्रकार से यहाँ पर लिखा गया है K4FeCN का होल 6। इसे बोलते हैं पोटेशियम फेरोसाइनाइड। तो यहाँ पर ये जो लिखा है Fe, इससे हम लोग बोलते हैं केंद्रीय परमाणु। इससे बोला जाता है केंद्रीय परमाणु। केंद्रीय परमाणु, तो ये होता है केंद्रीय परमाणु। इसके बगल में यहाँ पर ये दिया गया है Cn का होल 6। तो ये जो है यहाँ पर इस केंद्रीय परमाणु को जो है इलेक्ट्रॉन युग्म दे सकता है। ये यहाँ पर जो है इससे जो है इलेक्ट्रॉन युग्म का मतलब होता है दो इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा। तो यहाँ पर जो Cn का होल 6 दिया गया है, ये यहाँ पर इस केंद्रीय परमाणु को क्या दे सकता है, इलेक्ट्रॉन युग्म दे सकता है। तो याद रखिएगा यहाँ पर कि कोई भी परमाणु या फिर आयन जिसमें जो है केंद्रीय परमाणु को इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता होती है, इलेक्ट्रॉन युग्म देने की क्षमता होती है, उससे बोला जाता है लिगैंड। उससे क्या बोला जाता है, लिगैंड। तो ये आप लोग याद रखिएगा, ये जो है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन युग्म दे सकता है Fe को, यानी कि केंद्रीय परमाणु को। तो ये क्या कहलाएगा यहाँ पर, ये लिगैंड कहलाएगा। तो आप बता सकते हैं कि कोई भी परमाणु अणु या फिर आयन जिसमें जो है केंद्रीय परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म देने की क्षमता होती है, वो क्या कहलाता है, लिगैंड कहलाता है। तो इससे हम लोग यहाँ पर बोलेंगे लिगैंड। अगर यहाँ पर हम लोग लिगैंड के प्रकार की बात करें तो आवेश के आधार पर जो लिगैंड होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। आप बता सकते हैं आवेश के आधार पर लिगैंड के प्रकार। लिगैंड के प्रकार, तो आवेश के आधार पर लिगैंड जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, यानी कि धनायन, ऋणायन, इसके अलावा उदासीन। धनायन, इसके अलावा ऋणायन और उदासीन। तो आवेश के आधार पर जो लिगैंड होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, धनायन, ऋणायन, उदासीन। धनायन का मतलब जिन पर धन आवेश होता है वो यहाँ पर धनायन लिगैंड होते हैं। धन आवेश का मतलब जैसे कि आप बता सकते हैं NO2 प्लस, तो ये एक धनायन लिगैंड है क्योंकि इस पर धन आवेश है। अगर यहाँ पर हम लोग ऋणायन लिगैंड की बात करें तो आप बता सकते हैं जैसे कि Cn माइनस, इस पर माइनस चार्ज है इसलिए ये ऋणायन लिगैंड है। अगर उदासीन की बात करें तो आप बता सकते हैं जैसे कि H2O, यहाँ पर ये जो है एक उदासीन लिगैंड है। तो आवेश के आधार पर लिगैंड जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। इसके अलावा अगर संयोजकता के आधार पर हम लोग बात करें तो संयोजकता के आधार पर लिगैंड जो होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। तो आप बता सकते हैं संयोजकता के आधार पर लिगैंड 5 प्रकार के होते हैं। 5 प्रकार के होते हैं, जिसमें सबसे पहले आप पढ़ेंगे यहाँ पर एक दंती लिगैंड के बारे में। एक दंती लिगैंड, इसके अलावा दूसरा होता है द्विदंती लिगैंड। द्विदंती लिगैंड। तीसरा होता है बहुदंती लिगैंड। बहुदंती लिगैंड। और चौथा होता है कीलेट लिगैंड। कीलेट लिगैंड। और पांचवा होता है उभयदंती लिगैंड। उभयदंती लिगैंड। तो लिगैंड क्या होता है ये आपको बताया गया है कि इसमें जो है इलेक्ट्रॉन युग्म देने की क्षमता होती है, किसे, केंद्रीय परमाणु को।
तो एक दंती लिगैंड क्या होता है? तो एक दंती लिगैंड के बारे में याद रखिएगा कि इसमें जो है एक दाता परमाणु होता है। एक दंती लिगैंड में एक दाता परमाणु होता है, या फिर आप बता सकते हैं यहाँ पर कि इसमें जो है एक इलेक्ट्रॉन युग्म का दान जो है धातु परमाणु को करने की क्षमता होती है। ये आप लोग याद रखिएगा, एक दंती लिगैंड का मतलब कि जिसके पास केवल एक दाता परमाणु होता है, जो एक इलेक्ट्रॉन का युग्म जो है यहाँ पर, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन युग्म का दान जो है धातु परमाणु को करने में सक्षम होता है। इसके अलावा अगर हम लोग द्विदंती लिगैंड की बात करें तो इसके पास जो है दो दाता परमाणु होते हैं, यानी कि ये जो है दो इलेक्ट्रॉन युग्म धातु आयन को प्रदान करते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग बहुदंती लिगैंड की बात करें तो इनके पास जो है दो या फिर दो से अधिक ऐसे परमाणु होते हैं जो केंद्रीय धातु परमाणु से संलग्न होते हैं। अगर बहुदंती लिगैंड की बात करें तो आप बता सकते हैं कि इसके पास जो है दो या दो से अधिक ऐसे परमाणु होते हैं जो केंद्रीय धातु परमाणु से संलग्न होते हैं, तो इन्हें हम लोग बोलते हैं बहुदंती लिगैंड। अगर यहाँ पर हम लोग कीलेट लिगैंड की बात करें तो जो बहुदंती लिगैंड हैं, जब केंद्रीय धातु आयन से दो या फिर दो से अधिक दाता परमाणुओं द्वारा जुड़ते हैं, याद रखिएगा जो बहुदंती लिगैंड हैं जब ये जो है केंद्रीय धातु आयन से दो या फिर दो से अधिक दाता परमाणु द्वारा जुड़ते हैं, तब वहां पर एक चक्रीय वलय बन जाता है जिसे हम लोग कीलेट कहते हैं, और ये लिगैंड क्या कहलाता है? कीलेट लिगैंड कहलाता है। इसके अलावा अगर उभयदंती की बात करें तो आप बता सकते हैं कि वे लिगैंड जिनमें दो दाता परमाणु होते हैं लेकिन उनमें जो है संकुल बनाते समय केवल एक ही दाता परमाणु का उपयोग किया जाता है। याद रखिएगा, उभयदंती लिगैंड में दो दाता परमाणु होते हैं किंतु संकुल बनाते समय यह केवल एक परमाणु का ही उपयोग करता है, तो इसे हम लोग बोलते हैं उभयदंती लिगैंड। तो ये आप लोग याद रखेंगे। तो वही ध्यान दीजिए, यहाँ पर लिगैंड के बारे में बताया गया कि कोई भी परमाणु या आयन जिसमें केंद्रीय परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म देने की क्षमता होती है लिगैंड कहलाता है। इसके अलावा बताया गया कि आवेश के आधार पर लिगैंड जो है वो ऋणायन, उदासीन, इसके अलावा धनायन हो सकते हैं। तो अब ध्यान दीजिए, अगर यहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल की बात करें तो आप बता सकते हैं यहाँ पर उदाहरण, जैसे कि इसमें अगर हम लोग यहाँ पर ऋणायन की बात करें, यानी कि आप लिख सकते हैं यहाँ पर ऋणायन लिगैंड। तो ऋणायन लिगैंड आप बता सकते हैं जैसे कि Cn माइनस, इससे बोला जाता है साइनो, इससे हम लोग बोलते हैं साइनो। इसके अलावा बता सकते हैं NO2 माइनस, इससे बोला जाता है नाइट्रो। तो ये होते हैं आपके ऋणायन लिगैंड। इसके अलावा अगर यहाँ पर हम लोग उदासीन अणु की बात करें, उदासीन अणु, तो अगर इसके बारे में हम लोग बात करें तो आप बता सकते हैं H2O, इससे बोला जाता है एक्वा। इसके अलावा दूसरा बता सकते हैं NH3, इससे हम लोग बोलते हैं एमीन। ये हो जाएंगे उदासीन अणु। इसके अलावा अगर हम लोग धनायन लिगैंड की बात करें, धनायन लिगैंड, तो धनायन लिगैंड में आप बता सकते हैं जैसे NO2 प्लस, इसके अलावा NO प्लस, इसके अलावा NH4 प्लस, ये सभी जो है धनात्मक लिगैंड होते हैं। अब इसके बाद ध्यान दीजिए लिगैंड के प्रकार। सबसे पहले एक दंती लिगैंड, तो वे लिगैंड जिनके पास केवल एक दाता परमाणु होता है जो एक इलेक्ट्रॉन युग्म का दान जो है धातु परमाणु को करने में सक्षम होते हैं, एक दंती लिगैंड कहलाते हैं। जैसे कि अगर एग्जाम्पल की बात करें तो आप इसमें बता सकते हैं कि एक दंती लिगैंड कौन कौन से होते हैं। तो एक दंती लिगैंड आप बता सकते हैं जैसे कि F माइनस, इसके अलावा Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, इसके अलावा Cn माइनस, NH3, H2O, इसके अलावा OH माइनस आदि। तो ये सभी जो है ये एक दंती लिगैंड होती हैं, यानी कि इनके पास केवल एक दाता परमाणु होता है जो कि एक इलेक्ट्रॉन युग्म का दान जो है धातु परमाणु को करने में सक्षम होता है। इसके बाद ध्यान दीजिए अगला, यानी कि द्विदंती लिगैंड, तो वे लिगैंड
जिनके पास दो दाता परमाणु होते हैं, ये जो है दो इलेक्ट्रॉन युग्म धातु आयन को प्रदान करते हैं, द्विदंती लिगैंड कहलाते हैं। तो अगर एग्जाम्पल की बात करें तो आप बता सकते हैं यहाँ पर उदाहरण, जैसे कि आप बता सकते हैं यहाँ पर एथिलीन डाई एमीन, एथिलीन डाई एमीन, डाई एमीन, ये जो है एक द्विदंती लिगैंड है। इसके अलावा आप बता सकते हैं यहाँ पर ऑक्सलेट, ऑक्सलेट आयन, ये भी जो है यहाँ पर एक द्विदंती लिगैंड है आदि। इसके बाद ध्यान दीजिए अगला बहुदंती लिगैंड। तो आप बता सकते हैं कि वे लिगैंड जिनके पास दो या दो से अधिक ऐसे परमाणु होते हैं जो केंद्रीय धातु परमाणु से संलग्न होते हैं, बहुदंती यौगिक कहलाते हैं। जैसे कि अगर एग्जाम्पल की बात करें तो आप यहाँ पर इसके बारे में बता सकते हैं एथिलीन, एथिलीन डाई एमीन, एथिलीन डाई एमीन टेट्रा एसीटेट आयन, टेट्रा एसीटेट आयन। तो ये जो है एक बहुदंती लिगैंड है। तो इसके लिए ध्यान दीजिए, जैसे कि अगर यहाँ पर हम लोग लिखें तो यहाँ पर बात हुई है एथिलीन की, तो एथिलीन हम लोग लिखते हैं CH2, इसके बाद होता है डबल बॉन्ड और फिर होता है CH2, लेकिन यहाँ पर हम लोग प्रयोग करेंगे सिंगल बॉन्ड क्योंकि यहाँ पर लिखा है डाई एमीन। तो यहाँ पर अब आपको जोड़ना है एमीन, एमीन होता है NH2, लेकिन आपको यहाँ पर केवल प्रयोग करना है N। H2 जो है यहाँ पर आप एसीटेट के लिए प्रयोग करेंगे, तो ध्यान दीजिए इससे यहाँ पर आप जोड़ देंगे CH2COO माइनस, इसी प्रकार से यहाँ पर हो जाएगा CH2COO माइनस, इसी प्रकार से यहाँ पर आप जोड़ेंगे तो CH2COO माइनस, इसी प्रकार से यहाँ पर हो जाएगा CH2COO माइनस, इस प्रकार से। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन युग्म इधर होता है n के पास, एक इलेक्ट्रॉन युग्म यहाँ पर होता है इसके पास, बाकी एक इलेक्ट्रॉन युग्म यहाँ पर होगा, एक यहाँ पर होगा, एक इलेक्ट्रॉन युग्म यहाँ पर होगा, एक इलेक्ट्रॉन युग्म यहाँ पर होगा। इस प्रकार यहाँ पर टोटल 6 इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं, इसलिए इसे जो है यहाँ पर खष्टदंती लिगैंड भी बोला जाता है। ये आप लोग याद रखिएगा, एथिलीन डाई एमीन टेट्राएसीटेट आयन जो है ये एक खष्टदंती लिगैंड है। अब इसके बाद अगला है कीलेट लिगैंड। तो इसके बारे में बताया गया कि बहुदंती लिगैंड जब केंद्रीय धातु आयन से, यहाँ पर ध्यान दीजिए बात हुई है बहुदंती लिगैंड की जो अभी आपको बताया गया है, ये जब केंद्रीय धातु आयन से दो या दो से अधिक दाता परमाणुओं द्वारा जुड़ते हैं तब एक चक्रीय वलय बनता है जिसे हम लोग कीलेट बोलते हैं, तथा लिगैंड जो है वो कीलेट लिगैंड कहलाता है। अगर यहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल यानी कि उदाहरण की बात करें तो आप इसमें बता सकते हैं यहाँ पर, जैसे कि ऑक्सलेट, ये आपका कीलेट लिगैंड होता है, ऑक्सलेट। इसके अलावा बता सकते हैं एथिलीन, एथिलीन 1,2 डाई एमीन, डाई एमीन, ये जो है यहाँ पर कीलेट लिगैंड हैं। अब इसके बाद ध्यान दीजिए अगला है उभयदंती लिगैंड। तो वे लिगैंड जिनमें दो दाता परमाणु होते हैं किंतु संकुल बनाते समय यह केवल जो है एक ही परमाणु का उपयोग करते हैं, उन्हें हम लोग बोलते हैं उभयदंती लिगैंड। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो आप बता सकते हैं यहाँ पर, जैसे कि NO2 माइनस, इसके अलावा ONO माइनस, इसके अलावा बता सकते हैं CN माइनस, इसके अलावा NC माइनस, ये सभी जो है उभयदंती लिगैंड है। इनके नाम आप लोग याद रखेंगे। इसे हम लोग बोलते हैं नाइट्रो, ये होता है नाइट्रो। इसके अलावा इसे बोलते हैं नाइट्राइटो,
नाइट्राइटो, ये हो जाएगा। इसके अलावा इससे बोलते हैं साइनो, और यहाँ पर ये जो दिया गया है इससे बोलते हैं आइसोसाइनो, आइसोसाइनो। तो ये जो है यहाँ पर उभयदंती लिगैंड हैं। अब आप लोग यहाँ पर पढ़ेंगे उपसह संयोजन संख्या के बारे में। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले आप इसका एग्जाम्पल ध्यान दीजिए, तो आप इसे बहुत ही आसानी से समझ लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर ध्यान दीजिए उदाहरण, जैसे कि मान लीजिए आपको यहाँ पर दिया गया है CO, इसके अलावा ब्रैकेट में दिया गया है NH3 का होल 6 और यहाँ पर लिखा है Cl2। इस प्रकार से ये दिया गया है और इसमें पूछ लिया जाए कि कोबाल्ट की उपसह संयोजक संख्या क्या है। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर उपसह संयोजक संख्या के लिए जो CO दिया गया है इसे हम लोग बोलते हैं केंद्रीय परमाणु, या फिर आप बोल सकते हैं धातु परमाणु। इसे बोला जाता है केंद्रीय परमाणु, या फिर आप बोल सकते हैं धातु परमाणु। ये आपको पहले भी बताया गया है, और इसके अलावा आपको ये भी बताया गया है कि इसके पास जो होता है इसमें जो है इलेक्ट्रॉन युग्म देने की क्षमता होती है केंद्रीय परमाणु को। तो इसे हम लोग बोलते हैं लिगैंड, इसे बोला जाता है लिगैंड। तो लिगैंड में जो है इलेक्ट्रॉन युग्म देने की क्षमता होती है, इसका मतलब ये जो है दाता परमाणु होता है। यहाँ पर इसमें जो है इलेक्ट्रॉन युग्म देने की क्षमता होती है, इसलिए इससे आप क्या बोलेंगे, दाता परमाणु। तो आप लोग याद रखिएगा केंद्रीय परमाणु या फिर धातु आयन से जुड़ा हुआ जो दाता परमाणु होता है, तो यहाँ पर जो दाता परमाणुओं की संख्या होती है उसे ही उपसह संयोजन संख्या बोला जाता है। ये आप लोग याद रखिएगा। जैसे कि यहाँ पर लिगैंड यानी कि दाता परमाणु कितने हैं, 6, NH3 कितने हैं यहाँ पर 6, इसलिए यहाँ पर उपसह संयोजन संख्या कितनी होगी, 6 हो जाएगी। यानी कि यहाँ पर जो केंद्रीय परमाणु यानी कि जो कोबाल्ट है, अगर इसकी उपसह संयोजक संख्या की बात करें तो कितनी होगी, 6 होगी। क्यों होगी, क्योंकि यहाँ पर जो है 6 दाता परमाणु यानी कि 6 लिगैंड जुड़े हुए हैं। तो वही आपको बताया गया है यहाँ पर कि धातु आयन से जुड़े हुए दाता परमाणुओं की संख्या उपसह संयोजन संख्या के बराबर होती है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। यानी कि अगर आप लिखना चाहें तो आप बता सकते हैं कि कोबाल्ट की उपसह संयोजन संख्या बराबर 6। तो यहाँ पर इसकी जो उपसह संयोजन संख्या होगी वो 6 होगी, क्योंकि इसमें NH3 कितने हैं, 6 हैं, इसलिए यहाँ पर इसकी उपसह संयोजन संख्या जो होगी वो 6 हो जाएगी। तो ये आप लोग याद रखिएगा कि इस धातु आयन से जुड़े हुए दाता परमाणुओं की जो संख्या होती है ये उपसह संयोजन संख्या के बराबर होती है। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, अब आप यहाँ पर पढ़ेंगे केंद्रीय परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या के बारे में। तो इसके लिए भी पहले आप यहाँ पर एक एग्जाम्पल ध्यान दीजिए, उदाहरण। तो इसके लिए ध्यान दीजिए, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर दिया गया है Cu, इसके बाद यहाँ पर है NH3 का होल 4, इस प्रकार से ये दिया गया है, और यहाँ पर है SO4, इतना है। तो यहाँ पर अगर कॉपर की ऑक्सीकरण संख्या आपको ज्ञात करनी है तो आप पहले मान लीजिए कि माना Cu की ऑक्सीकरण संख्या x है, ये आप मान लीजिए। तो ध्यान दीजिए इसकी आपने यक्ष मान लिया, तो यहाँ पर अब आप लिखिए x, इसके बाद लगाएंगे प्लस। अब ध्यान दीजिए NH3 कितने हैं, 4, तो यहाँ पर आप लिखिए 4 गुणे NH3 पर आवेश जो होगा वो लिखा जाएगा। तो NH3 जो है एक उदासीन अणु है, इसलिए इस पर कोई आवेश नहीं होता, तो यहाँ पर हो जाएगा 0। अगर कोई आवेशित अणु होगा तो वहाँ पर उसका आवेश लिखा जाएगा। तो NH3 जो है ये उदासीन है, इसलिए यहाँ पर 0 लिखेंगे। इसके बाद फिर प्लस लगाएंगे। अब ध्यान दीजिए SO4 है, तो यहाँ पर इस पर होता है -2 आवेश, इतना हो जाएगा बराबर। ध्यान दीजिए यहाँ पर जो बड़ा ब्रैकेट लगा है इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं दिया गया, तो यहाँ पर हो जाएगा 0। अगर यहाँ पर चार्ज दिया गया होता तो उसे बराबर में यहाँ पर आप लिखते, तो इसका मतलब ये आएगा x, यहाँ पर ध्यान दीजिए प्लस ये हो जाएगा 0, यहाँ पर ये आ जाएगा -2, बराबर में आ जाएगा 0। यानी कि x बराबर जब ये उधर जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 2, तो ये यहाँ पर जो है इसकी ऑक्सीकरण संख्या हो जाएगी। इस प्रकार से यहाँ पर जो है ऑक्सीकरण संख्या
ज्ञात की जाएगी। तो Cu यहाँ पर क्या होता है, केंद्रीय परमाणु होता है। NH3 क्या होता है, ये लिगैंड होता है। तो वही यहाँ पर बताया गया कि एक संकुल में, संकुल यानी कि जो बड़े ब्रैकेट के अंदर दिया जाता है उसे हम लोग बोलते हैं संकुल। तो वही बताया गया कि एक संकुल में केंद्रीय परमाणु से जुड़े सभी लिगैंडों को, ध्यान दीजिए, इस केंद्रीय परमाणु से जुड़े सभी लिगैंडों को यदि उनके साझे किए गए इलेक्ट्रॉन युग्मों सहित हटा लिया जाए, याद रखिएगा, उनके साझे किए गए इलेक्ट्रॉन युग्मों सहित हटा लिया जाए तो केंद्रीय परमाणु पर उपस्थित आवेश को उसकी ऑक्सीकरण संख्या कहते हैं। तो यहाँ पर Cu पर जो आवेश होगा वो क्या होगा, +2 होगा। तो यही यहाँ पर जो है इसकी ऑक्सीकरण संख्या हो जाएगी। ये आप लोग याद रखिएगा, इस पर जो है +2 यहाँ पर आवेश होगा, तो यही जो है इसकी ऑक्सीकरण संख्या होगी। इसीलिए बताया गया कि एक संकुल में केंद्रीय परमाणु से जुड़े सभी लिगैंडों को यदि उनके साझे किए गए इलेक्ट्रॉन युग्म, यहाँ पर जितने भी लिगैंड हैं इनके द्वारा साझे किए गए इलेक्ट्रॉन युग्मों सहित जो है हटा लिया जाए तो केंद्रीय परमाणु पर उपस्थित जो आवेश होता है उसे ही हम लोग ऑक्सीकरण संख्या कहते हैं। ये आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा, जैसे कि यहाँ पर ये ज्ञात की गई है। इसी प्रकार से आप अन्य ऑक्सीकरण संख्या भी ज्ञात कर सकते हैं, जैसे कि इसके लिए ध्यान दीजिए एक और एग्जाम्पल। मान लीजिए यहाँ पर आपको दिया गया हो CO, इसके बाद NH3 का होल 5 इस प्रकार से, इसके बाद Cl इतना दिया गया आपको बड़े ब्रैकेट के अंदर, और फिर बाहर दिया गया Cl2 इतना, और इसमें आपको कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करनी है, यानी कि यहाँ पर जो कोबाल्ट दिया गया है केंद्रीय परमाणु, इसकी आपको ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करनी है। तो आप मान लीजिए कि इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या है, X है, ये आप मान लीजिए। तो अब ध्यान दीजिए इसकी जगह पर तो आप प्रयोग करेंगे X, इसके बाद प्लस NH3, ये उदासीन होता है तो इस पर कोई चार्ज नहीं होगा। इसके अलावा कितने NH3 हैं, 5, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं गुणे में 5। इसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पर दिया गया Cl, तो Cl पर होगा -1 इतना हो जाएगा। इसके बाद बाहर ध्यान दीजिए Cl2 दिया गया है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे ध्यान दीजिए +2, और Cl पर कितना आवेश होता है, -1, इसलिए 2 गुणे -1 बराबर, इस पर ध्यान दीजिए इस बड़े ब्रैकेट के ऊपर कोई चार्ज नहीं तो यहाँ पर हो जाएगा 0, यानी कि ये आएगा x, ये 0 हो जाएगा। इसके अलावा -1, ये हो जाएगा यहाँ पर -2 बराबर 0, यानी कि x ये जुड़ेंगे तो -3, इधर जाएंगे तो +3, तो ये यहाँ पर जो है CO की ऑक्सीकरण संख्या हो जाएगी। इस प्रकार से जो है आप ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात कर सकते हैं। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, अब आप पढ़ेंगे यहाँ पर होमोलैप्टिक तथा हेट्रोलैप्टिक संकर के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पर होमोलैप्टिक ध्यान दीजिए, इसका आप एग्जाम्पल ध्यान दीजिए तो आपको ये आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे कि मान लीजिए आपको यहाँ पर दिया गया है CO, इसके बाद ब्रैकेट में दिया गया है NH3 का होल 6 इस प्रकार से, और यहाँ पर इस ब्रैकेट के ऊपर चार्ज लगा है 3+ इतना। तो यहाँ पर ये जो कोबाल्ट दिया गया है इसे हम लोग धातु परमाणु या फिर केंद्रीय परमाणु बोलते हैं, और यहाँ पर जो ये NH3 है इसे हम लोग लिगैंड या फिर दाता परमाणु बोलते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए इस धातु परमाणु के साथ केवल यहाँ पर एक प्रकार का दाता समूह जुड़ा है। ध्यान दीजिए इस धातु परमाणु के साथ यहाँ पर केवल एक प्रकार का दाता समूह जुड़ा है, इसलिए इसे हम लोग बोलते हैं होमोलैप्टिक संकर। याद रखिएगा इसे क्या बोला जाता है, होमोलैप्टिक संकर। तो वही यहाँ पर बताया गया इसमें कि होमोलैप्टिक संकर में धातु परमाणु केवल एक प्रकार, ध्यान दीजिए, केवल एक प्रकार के दाता समूह से जुड़ा होता है। अब इसके बाद ध्यान दीजिए हेट्रोलैप्टिक संकर, इसका एग्जाम्पल ध्यान दीजिए। जैसे कि मान लीजिए आपको यहाँ पर दिया गया है CO, इसके बाद दिया गया यहाँ पर NH3 का होल 5, इसके बाद दिया गया है SO4 इतना, और इस पर यहाँ पर चार्ज लगा है प्लस। तो अब इसमें ध्यान दीजिए ये तो आपका धातु परमाणु यानी कि केंद्रीय परमाणु हो गया, इसके अलावा ये एक दाता परमाणु है और SO4 ये भी एक दाता परमाणु है। तो यहाँ पर जो है दाता समूह जो है 2 उपस्थित हैं, एक से अधिक हैं, तो इसका मतलब इसे बोला जाएगा हेट्रोलैप्टिक संकर। तो वही यहाँ पर बताया गया कि हेट्रोलैप्टिक संकर में धातु परमाणु एक से अधिक प्रकार के दाता समूहों से जुड़ा होता है। तो ये अंतर याद रखिएगा, होमोलैप्टिक में जो धातु परमाणु होता है वो केवल एक प्रकार के दाता समूह से जुड़ा होता है, और हेट्रोलैप्टिक संकर में जो है यहाँ पर धातु परमाणु जो होता है वो एक से अधिक प्रकार के दाता समूहों से जुड़ा होता है। तो ये आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे।
अब इसके बाद ध्यान दीजिए संकुल आयन पर आवेश। इसके लिए आप एग्जाम्पल ध्यान दीजिए, जैसे कि मान लीजिए आपको यहाँ पर दिया गया है CO, इसके बाद दिया गया है BrCl3, इसके अलावा यहाँ पर दिया गया है NO2 का होल ट्वाइस, इतना दिया गया है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए ये संकुल है क्योंकि बड़े कोष्ठक में दिया गया है। तो इस संकुल के ऊपर यहाँ पर इस कोष्ठक पर कितना आवेश होगा पहले तो आपको ये पता करना है। ध्यान दीजिए ये आवेश आप ज्ञात कैसे करेंगे, यानी कि इस x का मान आप कैसे ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए इसके अंदर उपस्थित जो केंद्रीय परमाणु होगा, इसके अलावा जो भी लिगैंड उपस्थित होंगे, तो सबसे पहले यहाँ पर ध्यान दीजिए केंद्रीय परमाणु आपका है CO, इस पर जो चार्ज होगा वो होगा +3। इसके अलावा ध्यान दीजिए यहाँ पर दिया गया है Br, इस पर होगा -1, तो इतना हो जाएगा। Cl इस पर होगा -1, कितने हैं 3, तो यहाँ पर लिखेंगे आप -3 × 1, इतना आ जाएगा क्योंकि -1 आवेश होगा और 3 है इसलिए 3 लग जाएगा। इसके बाद ध्यान दीजिए प्लस यहाँ पर दिया गया है NO2, NO2 पर कितना चार्ज होता है -1, कितने हैं ध्यान दीजिए यहाँ पर 2, तो गुणे में हो जाएगा 2। इन सभी का योग जो होगा वो किसके बराबर होगा, यहाँ पर इसकी पावर के बराबर होगा, यानी कि इस संकुल पर कितना आवेश है, इसके अंदर जो केंद्रीय परमाणु और जो भी लिगैंड दिए गए हैं इन पर जो आवेश होगा उन सभी का बीजगणितीय योग जो है इसके बराबर होगा। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर ये आएगा 3 -1, यहाँ पर ध्यान दीजिए इसका आप इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा -3, इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा -2 बराबर x, यानी कि 3। यहाँ पर ध्यान दीजिए जब इससे आप इसमें जोड़ेंगे तो 3 1 4 और 2 मिलके हो जाएगा 6 बराबर x, यानी कि x बराबर आ जाएगा -3। तो इस x का मान कितना आ गया -3, यानी कि इस संकुल पर जो आवेश होगा वो यहाँ पर इसके अंदर जो केंद्रीय परमाणु होगा, इसके अलावा जो लिगैंड होंगे, इन सभी के आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होगा। तो वही यहाँ पर बताया गया है कि किसी संकुल आयन पर उपस्थित आवेश का परिमाण जो है केंद्रीय परमाणु आयन जैसे कि यहाँ पर CO तथा लिगैंड अणुओं पर उपस्थित जो भी लिगैंड है इसके अंदर लिगैंड अणुओं पर उपस्थित आवेशों का बीजगणितीय योग होता है। ये आप लोग याद रखिएगा, यानी कि ये जो आवेश होगा ये जो है केंद्रीय परमाणु और इसके अंदर जो भी लिगैंड हैं इन सभी के आवेशों का बीजगणितीय योग होता है, ये आप लोग याद रखिएगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, अब आप यहाँ पर पढ़ेंगे संयोजकता का वर्नर सिद्धांत। तो इसके लिए ध्यान दीजिए जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर दिया गया CONH3 का होल 6, इस प्रकार से ये आपको दिया गया है और यहाँ पर बाहर दिया गया है Cl3। तो यहाँ पर जो CO दिया गया है इसे हम लोग केंद्रीय परमाणु या फिर धातु परमाणु बोलते हैं। ये आपका होता है केंद्रीय परमाणु, इसके बारे में आपको बताया भी गया है। इसके अलावा यहाँ पर जो NH3 है ये यहाँ पर दाता परमाणु यानी कि लिगैंड होता है, इसे हम लोग बोलते हैं लिगैंड। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए यहाँ पर जो ये कोबाल्ट दिया गया है ये केंद्रीय परमाणु, तो अगर इसका हम लोग यहाँ पर संरचना सूत्र लिखें तो ध्यान दीजिए कोबाल्ट केंद्रीय परमाणु है इसलिए बीच में हो जाएगा इस प्रकार से। इसके अलावा ध्यान दीजिए NH3 कितने हैं 6 हैं, तो यहाँ पर आप जोड़ दीजिए 1 2 3 4 5 और 6, इस प्रकार से यहाँ पर आप जोड़ देंगे इसमें NH3, ये हो जाएगा NH3, यहाँ पर हो जाएगा NH3, यहाँ पर हो जाएगा NH3 NH3 और यहाँ पर भी हो जाएगा NH3, इस प्रकार से ये 6 जुड़ जाएंगे। इसके अलावा ध्यान दीजिए Cl कितने हैं 3 हैं, तो जब आप Cl को जोड़ेंगे तो 3 Cl जोड़ने हैं, इससे आप इस प्रकार से प्रदर्शित करेंगे 1 2 और यहाँ पर ये 3 Cl इस प्रकार से जुड़ जाएंगे, ये हो गया। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए यहाँ पर Cl को डॉट डॉट करके जोड़ा गया है और इसके अलावा NH3 को एक सतत रेखा के रूप में जोड़ा है। इसका मतलब यहाँ पर 2 प्रकार की संयोजकताएं जो है इसमें प्रदर्शित हो रही हैं। यहाँ पर जो है इसमें 2 प्रकार की संयोजकताएं प्रदर्शित हो रही हैं, एक आपकी ये संयोजकता और इसके अलावा दूसरी जो है यहाँ पर ये हो जाएगी। तो ये जो है इससे हम लोग बोलते हैं प्राथमिक संयोजकता, इससे बोला जाता है प्राथमिक संयोजकता। और इसके अलावा ये जो सतत रेखा के रूप में प्रदर्शित किया गया है इससे हम लोग बोलते हैं द्वितीयक संयोजकता, द्वितीयक
संयोजकता। तो इसमें आपको क्या बताया गया कि ये जो संकुल था, संकुल में जो धातुएं होती हैं ये दो प्रकार की संयोजकताएं यहाँ पर प्रदर्शित करती हैं, एक प्राथमिक संयोजकता और दूसरी यहाँ पर द्वितीयक संयोजकता। तो यहाँ पर जो प्राथमिक संयोजकता होती है ये दिशाहीन होती है तथा आयनित होती है। ये आप लोग याद रखिएगा कि प्राथमिक संयोजकता जो है ये दिशाहीन होती है, इसके अलावा आयनित होती है और यह जो है ऋणात्मक आयनों द्वारा संतुष्ट होती है, क्योंकि Cl जो है इस पर कैसा आवेश होता है, माइनस, यानी कि ये एक ऋणात्मक आयन है। तो प्राथमिक संयोजकता जो है ये ऋणात्मक आयनों द्वारा संतुष्ट होती हैं, ये आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। इसके अलावा जो द्वितीयक संयोजकता होती है ये दिशात्मक होती है तथा अनआयनित होती है। प्राथमिक संयोजकता जो है आयनित होती है, लेकिन ये जो है अनआयनित होती है और ये धातु से जुड़े हुए जो लिगैंड परमाणु हैं उनकी संख्या अर्थात तो उप सहसंयोजन संख्या के बराबर होती है। आप लोग याद रखिएगा कि द्वितीयक संयोजकता जो है ये लिगैंड परमाणुओं की संख्या यानी कि उप सहसंयोजन संख्या के बराबर होती है। यही जो है संयोजकता का वर्नर सिद्धांत है। तो वही यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसमें बताया गया कि इस सिद्धांत की मुख्य अवधारणाएं जो है निम्न हैं। पहले तो ध्यान दीजिए, संकुलों में जो धातुएं हैं ये दो प्रकार की संयोजकताएं प्रदर्शित करती हैं, आपको बताया गया है। पहला यहाँ पर प्राथमिक संयोजकता, यह जो है दिशाहीन तथा आयनित होती है और यह जो है प्रायः ऋणात्मक आयनों द्वारा संतुष्ट होती है। इसके अलावा यहाँ पर द्वितीयक संयोजकता, इसके बारे में भी आपको बताया गया है कि यह जो है दिशात्मक तथा अनआयनित होती है। इसको याद रखिएगा कि ये जो संयोजकता है ये जो है प्रबल बंध के द्वारा बनती है, यानी कि ये जो है टूटती नहीं है, यानी कि जो अभी आपको बताया गया पर ये बॉन्ड जो है प्रबल होता है, ये टूटता नहीं है, लेकिन ये जो है ये कमजोर होता है, ये जल में मिलाने पर जो है टूट जाता है। ये आप लोग याद रखिएगा यहाँ पर। तो ये दिशात्मक तथा अनआयनित होती हैं और यह जो है धातु से जुड़े लिगैंड परमाणुओं की संख्या अर्थात उप सह संयोजन संख्या के बराबर होती हैं। तो ये आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। इसके अलावा ध्यान दीजिए, इसमें आप लोग याद रखिएगा कि सिग्मा आबंध बनाने के लिए धातु के रिक्त संकर कक्षक जो है वो दाता समूहों के भरे हुए कक्षकों के साथ अतिव्यापन करते हैं। ये पॉइंट याद रखिएगा यहाँ पर। दूसरा कि सिग्मा आबंध बनाने के लिए धातु के जो रिक्त संकर कक्षक हैं वो दाता समूहों से भरे हुए कक्षकों के साथ जो है अतिव्यापन करते हैं। तो ये पॉइंट भी आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे। अब इसके बाद ध्यान दीजिए प्रभावी परमाणु संख्या नियम, इसके बारे में ध्यान दीजिए। इसमें बताया गया है कि एक धातु परमाणु या फिर आयन दाता समूहों के साथ जो है इतनी संख्या में आबंध बनाएगा जिससे संकुल में धातु के चारों ओर जो है कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकटतम निष्क्रिय गैस के विन्यास के समान हो जाए, वह संख्या जो है प्रभावी परमाणु संख्या कहलाती है। याद रखिएगा कि एक धातु परमाणु या फिर आयन जो है वो दाता समूहों के साथ जो है इतनी संख्या में आबंध बनाएगा जिससे संकुल में धातु के चारों ओर जो है कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकटतम निष्क्रिय गैस के विन्यास के समान हो जाए और वह संख्या जो है प्रभावी परमाणु संख्या कहलाती है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। अब आप लोग यहाँ पर पढ़ेंगे उपसह संयोजक यौगिकों के नामकरण की आयुपीएसी पद्धति, यानी कि जो उपसह संयोजक यौगिक हैं उनका नामकरण जो है आप आयुपीएसी पद्धति में किस प्रकार से करेंगे। इसके लिए आपको दो रूल सीखने हैं, यानी कि आपको यहाँ पर अगर दो नियम पता रहेंगे तो आपको आयुपीएसी नाम लिखने में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। इसलिए आप लोग जो है इसे पूरा लास्ट तक देखिएगा जिससे कि सभी टॉपिक जो है यहाँ पर आपके कवर हो जाएं। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, मान लीजिए यहाँ पर एक उपसह संयोजक यौगिक लिया गया है Fe, इसके अलावा यहाँ पर दिया गया है H2O का होल 6। इस प्रकार से ये दिया गया आपको बड़े ब्रैकेट के अंदर यानी कि गुरु कोष्ठक में, और इसके बाहर दिया गया है Cl3। एक तो इस प्रकार के उपसह संयोजक यौगिक हो सकते हैं। इसके अलावा दूसरा ध्यान दीजिए, यहाँ पर दोनों हम लोग साथ में लिखेंगे ताकि समझने में जो है किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। मान लीजिए दूसरा यहाँ पर जो यौगिक लिया गया है वो है यहाँ पर K4। इसके अलावा ब्रैकेट में यहाँ पर दिया गया है Fe, इसके बाद Cn का होल 6। इस प्रकार से आपको ये दिया गया है। तो यहाँ पर ये एक उपसह संयोजक यौगिक आपको दिया गया है।
इसके अलावा ध्यान दीजिए यहाँ पर ये जो दिया गया है Fe, इसमें जो है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता होती है और इससे बोला जाता है केंद्रीय परमाणु। इसके बारे में आपको बताया गया है। इसमें जो है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता होती है, इससे हम लोग बोलते हैं केंद्रीय परमाणु। इसके अलावा यहाँ पर ये जो H2O दिया गया है, इसमें जो है इलेक्ट्रॉन दान करने की क्षमता होती है। इसमें जो है इलेक्ट्रॉन युग्म दान करने की क्षमता होती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करने की क्षमता होती है, तो इससे बोला जाता है लिगैंड। इससे बोलते हैं लिगैंड। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर यही चेक करना है कि इसमें कौन सा केंद्रीय परमाणु है और कौन सा लिगैंड है। उसी प्रकार से यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये हो जाएगा इसमें केंद्रीय परमाणु, केंद्रीय परमाणु। और यहाँ पर ये जो दिया गया है ये है लिगैंड, यानी कि इसमें जो है इलेक्ट्रॉन प्रदान करने की क्षमता होती है, तो ये होता है लिगैंड। और यहाँ पर जो Fe यानी कि जो केंद्रीय परमाणु है, ये यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। तो आप लोग याद रखिएगा यहाँ पर कि जो केंद्रीय परमाणु होता है ये अक्सर डी ब्लॉक का तत्व होता है, क्योंकि डी ब्लॉक के तत्व में जो है एक कक्षक खाली होता है, यानी कि उसमें जो है एक इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करने की क्षमता होती है। इसलिए अक्सर याद रखिएगा केंद्रीय परमाणु जो होते हैं वो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं। इसके अलावा लिगैंड जो है इनमें एक इलेक्ट्रॉन युग्म जो है अधिक होता है, यानी कि एक एकाकी युग्म जो है यहाँ पर अधिक होता है, इसलिए ये यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन युग्म दान करते हैं। और इसके अलावा आप लोग याद रखिएगा कि केंद्रीय परमाणु जो है ये हमेशा एक ही होगा, यानी कि जो उप सहसंयोजक यौगिक होते हैं उसमें केंद्रीय परमाणु हमेशा एक होगा, लेकिन लिगैंडों की संख्या जो है वो एक से अधिक भी हो सकती है। ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा कि केंद्रीय परमाणु जो है ये हमेशा एक होता है, लेकिन लिगैंडों की संख्या जो है वो एक से अधिक भी हो सकती है। ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए आपको चेक क्या करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर ये चेक करना है कि इस कोष्ठक के अंदर जो दिया गया है ये भाग, इसके अलावा जो इसके बाहर दिया गया है इस पर आवेश कितना है। सबसे पहला पॉइंट यही है कि आप इस पर आवेश चेक करेंगे। तो जैसे कि ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या दिया गया Cl, तो Cl पर कैसा चार्ज होता है, Cl पर चार्ज होता है माइनस। Cl पर जो है कैसा चार्ज होता है, माइनस चार्ज होता है। तो यहाँ पर कितने Cl है, 3। इसका मतलब यहाँ पर जो चार्ज होगा वो कितना होगा, वो होगा -3। यहाँ पर जो है कितना चार्ज होगा, -3। तो इसको बैलेंस करने के लिए इस पर कितना चार्ज हो जाएगा, +3। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर आवेश पता लगाना है कि इस गुरु कोष्ठक इसके अलावा जो बाहर दिया गया इस पर आवेश क्या है। सेम इसी प्रकार से यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए बाहर दिया गया है K यानी कि पोटेशियम। तो पोटेशियम पर जो चार्ज होता है वो होता है प्लस। पोटेशियम पर कैसा आवेश होता है, पोटेशियम पर चार्ज होता है प्लस। यहाँ पर कितने पोटेशियम हैं, 4 हैं। इसका मतलब यहाँ पर चार्ज कितना होगा, इस पर चार्ज होगा आपका +4। कितना होगा, +4। तो इसको बैलेंस करने के लिए इस पर कितना चार्ज हो जाएगा, यहाँ पर -4। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर आवेश पता लगाना है। याद रखिएगा यहाँ पर पहले आपको क्या पता लगाना है, आवेश, यानी कि इसमें से जो ब्रैकेट के अंदर दिया गया ये और इसके अलावा जो ब्रैकेट के बाहर दिया गया ये, इसमें से कौन सा धनायन है और कौन सा ऋणायन है। जब आपको आवेश पता चल जाएगा तो आप ये बता सकते हैं कि इसमें कौन सा धनायन है और कौन सा ऋणायन। जैसे कि यहाँ पर ध्यान दीजिए जो ब्रैकेट के अंदर दिया गया ये धनायन है और जो ब्रैकेट के बाहर दिया गया ये ऋणायन है। इसी प्रकार से इसमें ध्यान दीजिए जो ब्रैकेट के बाहर दिया गया वो धनायन है और जो ब्रैकेट के अंदर है वो यहाँ पर ऋणायन है। तो सबसे पहले तो आपको यही पता लगाना है इसमें कि कौन सा धनायन है और कौन सा ऋणायन है। तो इसमें पहला रूल क्या है, यहाँ पर रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 के अनुसार सबसे पहले आपको यही पता लगाना है इसमें कि कौन सा धनायन है और कौन सा ऋणायन है। तो इसमें सबसे पहले हमेशा आपको धनायन का नाम लिखना है। सबसे पहले यहाँ पर जब भी IUPAC नाम लिखा जाएगा तो उसमें सबसे पहले हम लोग धनायन का नाम लिखेंगे और धनायन के बाद यहाँ पर जो है इसमें ऋणायन का नाम लिखा जाएगा। सबसे पहला रूल यहाँ पर यही है कि सबसे पहले हम लोग धनायन का नाम लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पर ऋणायन का नाम लिखा जाएगा। जो दूसरा यहाँ पर दिया गया है इसमें भी पहला रूल आपका यही होगा कि सबसे पहले यहाँ पर हम लोग धनायन का नाम लिखेंगे और धनायन के बाद हम लोग यहाँ पर ऋणायन का नाम लिखेंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर धनायन का नाम लिखना है और उसके बाद यहाँ पर आपको ऋणायन का नाम लिखना है।
इतना करने के बाद अब ध्यान दीजिए, आपको यहाँ पर चेक क्या करना है, दूसरा रूल क्या है, यानी कि रूल नंबर सेकंड। रूल नंबर सेकंड में ध्यान दीजिए, सबसे पहले आपको ये देखना है यहाँ पर कि जो गुरु कोष्ठक दिया गया है उस पर कैसा आवेश है, यानी कि वो धनायन है या फिर ऋणायन है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसमें जो गुरु कोष्ठक दिया गया है, गुरु कोष्ठक का मतलब ये जो बड़ा ब्रैकेट होता है, इससे हम लोग बोलते हैं गुरु कोष्ठक, इससे बोला जाता है गुरु कोष्ठक, या फिर आप बोल सकते हैं इसे बड़ा ब्रैकेट। तो यहाँ पर जो गुरु कोष्ठक होता है, आपको ये चेक करना है इसमें धनायन दिया गया है या फिर ऋणायन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस वाले में गुरु कोष्ठक में आपको दिया गया है धनायन, और जो दूसरा है यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें गुरु कोष्ठक में आपको क्या दिया गया है, ऋणायन। यहाँ पर जो गुरु कोष्ठक है इसमें आपको दिया गया है ऋणायन। यहाँ पर ये है आपका गुरु कोष्ठक, तो इसमें यहाँ पर गुरु कोष्ठक में ऋणायन दिया गया है और इसमें यहाँ पर गुरु कोष्ठक में धनायन दिया गया है। तो अगर गुरु कोष्ठक में धनायन दिया गया है तो वहाँ पर आयुपेशी नाम लिखने का रूल अलग है, और जहाँ पर ऋणायन दिया गया है गुरु कोष्ठक में वहाँ पर जो है आयुपेशी नाम लिखने का नियम अलग है। तो अब ध्यान दीजिए, जब भी यहाँ पर गुरु कोष्ठक में धनायन दिया जाएगा तो सबसे पहले याद रखिएगा यहाँ पर आपको नाम किस प्रकार से लिखना है। जो भी यहाँ पर गुरु कोष्ठक है आपका, जो भी यहाँ पर आपका गुरु कोष्ठक है उसके अंतर्गत ध्यान दीजिए, सबसे पहले उसमें आपको लिगैंड का नाम लिखना है। सबसे पहले वहां पर आप लिगैंड का नाम लिखेंगे, लिगैंड का नाम। और ये भी याद रखिएगा यहाँ पर कि जो भी लिगैंड का आप नाम लिखेंगे वो संख्या सहित लिखेंगे। लिगैंड का नाम लिखना है वो भी आपको यहाँ पर संख्या सहित, ये आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद फिर आपको केंद्रीय परमाणु का नाम लिखना है। इसके बाद आपको केंद्रीय परमाणु का नाम लिखना है, और वो भी यहाँ पर जो केंद्रीय परमाणु लिखा जाएगा उसकी ऑक्सीकरण संख्या भी आपको यहाँ पर लिखना है ब्रैकेट में रोमन अंकों में। यहाँ पर केंद्रीय परमाणु का नाम लिखेंगे, उसके बाद उसकी ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पर आपको लिखनी है रोमन में। इतना आपको ये लिखना है। उसके बाद हम लोग जो है फिर ऋणायन का नाम लिखेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर ऋणायन का नाम लिखना है, और यहाँ पर आपको केवल ऋणायन का नाम लिखना है, संख्या नहीं बतानी है। ये आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पर संख्या जो है आपको नहीं बतानी है, संख्या नहीं बतानी है। ये आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा कि जब भी गुरु कोष्ठक के अंदर धनायन दिया जाएगा तो सबसे पहले आपको लिगैंड का नाम लिखना है, वो भी संख्या सहित। उसके बाद आपको केंद्रीय परमाणु का नाम लिखना है ऑक्सीकरण संख्या सहित। उसके बाद आपको ऋणायन का नाम लिखना है, लेकिन वहां पर आपको संख्या नहीं बतानी है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, दूसरा रूल इसमें क्या है, अगर यहाँ पर गुरु कोष्ठक में आपको ऋणायन दिया गया है तो आप नाम किस प्रकार से लिखेंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या करना है, ध्यान दीजिए, यहाँ पर सबसे पहले तो आपको धनायन का ही नाम लिखना है। जो गुरु कोष्ठक में दिया गया उससे मतलब नहीं, अभी सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या लिखना है, धनायन का नाम। यहाँ पर आप लिखेंगे धनायन का नाम, और यहाँ पर भी आपको संख्या नहीं बतानी है, ये आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद जो गुरु कोष्ठक में ऋणायन दिया गया है उसमें जो है सबसे पहले आपको लिगैंड का नाम लिखना है। सबसे पहले यहाँ पर आपको लिगैंड का नाम लिखना है, लिगैंड का नाम, और यहाँ पर आपको संख्या भी बतानी है, तो आप लिख सकते हैं संख्या सहित। तो लिगैंड का नाम आप यहाँ पर संख्या सहित लिखेंगे, और इसके बाद जो है आपको यहाँ पर केंद्रीय परमाणु का नाम बताना है। फिर यहाँ पर जो है केंद्रीय परमाणु का नाम, और यहाँ पर केंद्रीय परमाणु के साथ जो है ऑक्सीकरण संख्या भी लिखी जाएगी रोमन अंकों में। ये आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। और यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा कि जो केंद्रीय परमाणु है, यहाँ पर जो केंद्रीय परमाणु दिया गया है यहाँ पर जो है इसका नाम बदल जाएगा। केंद्रीय परमाणु का नाम जो है वो बदलेगा, ये आप लोग याद रखिएगा। नाम किस प्रकार से बदलेगा ये अभी आपको यहाँ पर बताया जाएगा। तो यहाँ पर केंद्रीय परमाणु का नाम भी बदलेगा। तो ये आप लोग याद रखिएगा कि अगर गुरु कोष्ठक में धनायन दिया गया है
तो नाम लिखने के का रूल क्या है यहाँ पर, सबसे पहले हम लोग लिगैंड का नाम लिखेंगे संख्या सहित, फिर केंद्रीय परमाणु का नाम लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पर उसकी ऑक्सीकरण संख्या लिखेंगे रोमन अंकों में, फिर यहाँ पर आपको ऋणायन का नाम लिखना है और संख्या नहीं बतानी है। दूसरे में क्या रूल है, पहले धनायन का नाम लिखेंगे, यानी कि जब ऋणायन यहाँ पर गुरु कोष्ठक में दिया जाएगा तब, उसके बाद सबसे पहले हम लोग लिगैंड का नाम लिखेंगे संख्या सहित। यहाँ पर याद रखिएगा कि जो धनायन का नाम लिखना है यहाँ पर भी आपको संख्या नहीं बतानी है, यहाँ पर जो है आपको संख्या नहीं बतानी है, इसमें आपको संख्या नहीं बतानी, लेकिन जो लिगैंड का नाम लिखा जाएगा वहां पर आपको संख्या बतानी है। इसके अलावा केंद्रीय परमाणु का नाम लिखेंगे और इसका नाम यहाँ पर बदला जाएगा, बदलेगा किस प्रकार से वो भी आपको बताया जाएगा। इसके अलावा ध्यान दीजिए यहाँ पर आपको जो लिगैंड के नाम यूज करने हैं ये आपको याद करने होंगे, लिगैंड के नाम की जो लिस्ट है वो आपको बहुत जल्द जो है प्रोवाइड की जाएगी। इसके अलावा कुछ बेसिक लिगैंड हैं जिनके नाम आपको याद होने चाहिए, जैसे कि अगर हम लोग बात करें तो आपको याद होना चाहिए H2O, इससे बोला जाता है एक्वा, H2O इससे हम लोग बोलते हैं एक्वा, ये आप लोग याद रखिएगा, इससे बोला जाता है एक्वा। इसके अलावा होता है NH3, NH3 इससे बोला जाता है एमीन, ये आपके लिगैंड होते हैं। इसी प्रकार से होता है CO यानी कि कार्बोनिल, इसके अलावा NO यानी कि नाइट्रोसिल, ये सभी आपको याद होने चाहिए। इसके अलावा CN माइनस इसे हम लोग बोलते हैं साइनो, इससे बोला जाता है साइनो। तो ये जो लिगैंड हैं इनके नाम आपको याद करने होंगे। तो अब ध्यान दीजिए आप नाम किस प्रकार से लिखेंगे, जैसे कि यहाँ पर ये है, इसका आपको नाम लिखना है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको बताया गया कि सबसे पहले आपको धनायन का नाम लिखना है फिर ऋणायन का नाम लिखना है, लेकिन कंडीशन क्या है कि अगर धनायन गुरु कोष्ठक में दिया गया है तो सबसे पहले आपको लिगैंड का नाम लिखना है और संख्या सहित। तो अब ध्यान दीजिए जब आप यहाँ पर इसका नाम लिखेंगे तो इसके लिए अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर जब आप इसका नाम लिखेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर आपको लिगैंड का नाम लिखना है, ये आपका लिगैंड है H2O, इसका नाम अभी बताया गया, H2O का नाम क्या होता है एक्वा। तो यहाँ पर ये तो लिगैंड हो गया, इसका नाम है एक्वा, इसकी संख्या ध्यान दीजिए कितनी है यहाँ पर 6, तो 6 के लिए हम लोग यूज करते हैं हेक्सा, 6 के लिए यूज किया जाता है हेक्सा। तो यहाँ पर आप लिखेंगे हेक्सा, इसके बाद लिगैंड का नाम, तो लिगैंड का नाम है एक्वा, तो ये हो जाएगा हेक्सा एक्वा, इस प्रकार से इतना हुआ। इसके बाद ध्यान दीजिए केंद्रीय परमाणु का नाम लिखना है ऑक्सीकरण संख्या सहित। तो केंद्रीय परमाणु है आपका Fe, इसकी ऑक्सीकरण संख्या किस प्रकार से ज्ञात करते हैं वो आपको पहले भी बताया गया। यहाँ पर ध्यान दीजिए Fe, इसकी ऑक्सीकरण संख्या आप मान लीजिए कितनी है X है। इसके अलावा ध्यान दीजिए H2O दिया गया है, ये एक उदासीन अणु है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे 0, कितने हैं 6, इसलिए गुणे में हो जाएगा यहाँ पर 6, इस प्रकार से इतना हुआ। इसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पर प्लस लगाएंगे, यहाँ पर ये दिया गया Cl, इस पर कैसा चार्ज होता है माइनस चार्ज होता है, कितने Cl है 3, तो यहाँ पर ये आएगा माइनस का 3 बराबर। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर बराबर लिखेंगे और बराबर में कितना आएगा 0, तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए ये हो जाएगा x, इसके बाद प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा 0 माइनस 3 बराबर 0, यानी कि जब ये इधर आएगा तो x बराबर इधर आने पर ये हो जाएगा यहाँ पर 3, यानी कि अब ध्यान दीजिए यहाँ पर इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो गई +3। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए आपको केंद्रीय परमाणु का नाम लिखना है Fe, इसे हम लोग बोलते हैं आयरन। तो यहाँ पर आप इसका नाम लिखेंगे आयरन और इसके बाद ऑक्सीकरण संख्या आपको रोमन में लिख देना है, यहाँ पर हो जाएगा 3rd। इस प्रकार से ये हो गया। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए हेक्सा एक्वा यानी कि लिगैंड का नाम हो गया संख्या सहित। इसके अलावा ध्यान दीजिए यहाँ पर ये केंद्रीय परमाणु का नाम हो गया और ये ऑक्सीकरण संख्या हो गई। अब इसके बाद जो है आपको यहाँ पर ऋणायन का नाम लिखना है। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर है Cl माइनस, लेकिन यहाँ पर आपको बताया गया कि ऋणायन की संख्या नहीं बतानी, यानी कि इससे मतलब नहीं है आपको यहाँ पर Cl माइनस। तो अब ध्यान दीजिए आपने इसके बारे में पढ़ा है NaCl के बारे में, इसका नाम होता है सोडियम क्लोराइड, ये प्लस होता है और ये माइनस होता है, यानी कि यहाँ पर आप यूज करते हैं सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। तो जो Cl माइनस इसे हम लोग क्या बोलते हैं क्लोराइड, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए Cl माइनस की जगह पर आप क्या यूज करेंगे क्लोराइड, क्लोराइड। तो इस प्रकार से यहाँ पर इसका IUPAC नाम आ जाएगा हेक्सा एक्वा आयरन 3rd क्लोराइड।
इस प्रकार से जो है आप यहाँ पर IUPAC नाम लिखेंगे। तो ये यहाँ पर जो है इसका IUPAC नेम हो जाएगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, जब आप यहाँ पर इसका IUPAC नेम लिखेंगे यानी कि ये जो दूसरा दिया गया है, तो अब आप इसका किस प्रकार से लिखेंगे। तो सबसे पहले आपको बताया गया धनायन का नेम लिखना है, तो धनायन यहाँ पर दिया गया है पोटेशियम, और आपको इसकी संख्या नहीं बतानी है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे पोटेशियम। यहाँ पर ये हो जाएगा पोटेशियम। इस प्रकार से ये हो गया पोटेशियम। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, यहाँ पर गुरु कोष्ठक में आपको ऋणायन दिया गया है, तो इसका नाम लिखने के लिए सबसे पहले आपको लिगैंड का नाम लिखना है और यहाँ पर संख्या सहित। तो अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर लिगैंड क्या है, ये आपको दिया गया है CN, इससे हम लोग बोलते हैं साइनो, ये भी आपको बताया गया, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर इसका नाम लिखना है और संख्या क्या है यहाँ पर 6 के लिए भी आपको बताया गया क्या यूज करते हैं, हेक्सा। तो यहाँ पर आप लिखेंगे हेक्सा साइनो, हेक्सा साइनो। इस प्रकार से इतना हुआ। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, पर आपको बताया गया है कि केंद्रीय परमाणु का नाम लिखना है, वो भी ऑक्सीकरण संख्या सहित। तो यहाँ पर Fe है, इसकी ऑक्सीकरण संख्या अब आपको पता करना है। तो अब ध्यान दीजिए, ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करने के लिए सबसे पहले ध्यान दीजिए, यहाँ पर है पोटेशियम, इस पर कितना चार्ज है, प्लस चार्ज, तो यहाँ पर हो जाएगा +4। Fe इसकी ज्ञात करना है, तो यहाँ पर +x, इसके बाद प्लस यहाँ पर CN, इस पर -1 होता है, कितने हैं, 6 हैं, इसलिए यहाँ पर आप लिखेंगे -1 गुणे 6 बराबर यहाँ पर हो जाएगा 0। इतना हुआ। अब ध्यान दीजिए, इससे आप सॉल्व करेंगे यहाँ पर, तो ये 4 और यहाँ पर ये -6, इससे ये घटेगा तो x - 2 आ जाएगा बराबर 0, यानी कि x बराबर आ जाएगा 2। तो ये यहाँ पर आ गई ऑक्सीकरण संख्या। इसके अलावा ध्यान दीजिए, आपको बताया गया यहाँ पर कि नाम बदलेगा, यानी कि जो केंद्रीय परमाणु होता है इसका नाम बदल जाता है। कब, जब गुरु कोष्ठक में ऋणायन दिया जाता है। याद रखिएगा, जब गुरु कोष्ठक पर ऋणायन होता है तो वहाँ पर केंद्रीय परमाणु का नाम बदल दिया जाता है, यानी कि उस केंद्रीय धातु आयन के नाम के आगे जो है हमेशा 8 जोड़ देते हैं। ये आप लोग याद रखिएगा, केंद्रीय धातु परमाणु आयन जो होता है उसके नाम के आगे हमेशा वहाँ पर 8 लगा दिया जाएगा। ये आप लोग याद रखिएगा। जैसे कि यहाँ पर Fe दिया गया है, तो इसके नाम में जब हम लोग आगे 8 जोड़ देंगे तो ये यहाँ पर हो जाएगा फेरेट, इससे आप यहाँ पर लिखेंगे फेरेट, इस प्रकार से। और इसके अलावा ध्यान दीजिए, यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या लिखनी है आपको रोमन में, तो यहाँ पर आप लिखेंगे सेकेंड, इस प्रकार से, यानी कि ये हो जाएगा यहाँ पर पोटेशियम हेक्सा साइनो फेरेट सेकेंड। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर IUPAC नेम लिखेंगे। तो याद रखिएगा, यहाँ पर आपको ये दोनों रूल जो है यहाँ पर याद रखने हैं, आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। सबसे पहले आपको चेक करना है कि धनायन और ऋणायन कौन सा है, उसमें से सबसे पहले आपको हमेशा धनायन का नाम फिर ऋणायन का नाम लिखना है। अगर गुरु कोष्ठक में धनायन दिया गया है तो वहाँ पर पहले हम लोग लिगैंड का नाम लिखेंगे संख्या सहित, फिर केंद्रीय परमाणु का नाम लिखेंगे ऑक्सीकरण संख्या के साथ, और उसके बाद ऋणायन का नाम लिखा जाएगा, लेकिन वहाँ पर संख्या नहीं बतानी है। लेकिन अगर गुरु कोष्ठक में ऋणायन दिया गया है तो सबसे पहले तो आपको धनायन का नाम लिख देना है, संख्या नहीं बतानी है। उसके बाद आप लिगैंड का नाम लिखेंगे, फिर यहाँ पर केंद्रीय परमाणु का नाम लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर केंद्रीय परमाणु का नाम जो है वो बदल जाएगा, यानी कि उसके नाम के आगे हमेशा 8 लग जाएगा। तो ये आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ पर ये रूल याद करने के लिए मैंने सारे नियम जो है यहाँ पर लिख दिए हैं, ताकि आपको यहाँ पर किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। जैसे ही आप पढ़ेंगे वहाँ पर आप समझ लेंगे। तो अब ध्यान दीजिए, सबसे पहले यहाँ पर पहला नियम क्या है, आयनों का नामकरण का क्रम। सबसे पहले यहाँ पर आयनिक संकुलों में पहले आप धनायन, फिर तत्पश्चात यहाँ पर ऋणायन का नाम लिखा जाएगा, यानी कि यही आपको बताया गया कि सबसे पहले आप धनायन का नाम लिखेंगे, फिर उसके बाद जो है आप ऋणायन का नाम लिखेंगे। इसके बाद ध्यान दीजिए लिगैंडों का नाम, तो ऋणात्मक लिगैंडों के नाम के अंत में हमेशा O आता है। जैसे अभी आपको बताया गया था CN-, ये एक ऋणात्मक लिगैंड है, तो इसे हम लोग लिखते हैं साइनो। क्या लिखा जाता है, साइनो। तो इनके लास्ट में हमेशा क्या आता है, यहाँ पर O आता है। तो वही यहाँ पर बताया गया कि ऋणात्मक लिगैंडों के नाम के अंत में O आता है, जैसे कि साइनो, क्लोराइडो, ये आप लोग याद रखिएगा। इसके अलावा उदासीन और धनात्मक लिगैंडों के नाम नहीं बदले जाते हैं, ये आप लोग याद रखिएगा। जैसे कि इसे साइनो कर दिया गया, उसी प्रकार से उदासीन और धनात्मक लिगैंडों के नाम जो है वो नहीं बदले जाते। जैसे कि H2O, इसके लिए हमेशा आप क्या प्रयोग करेंगे,
एक्वा, इसके अलावा NH3, इसके लिए आप एमीन, इसके अलावा CO, इसके लिए कार्बोनिल यूज़ करेंगे, और NO के लिए आप यहाँ पर नाइट्रोसिल लिखेंगे। तो ये आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद ध्यान दीजिए अगला, लिगेंडों का नामकरण का क्रम क्या है। यदि किसी संकुल में एक से अधिक लिगेंड उपस्थित हों, अभी आपको बताया गया था कि यहाँ पर जो भी संकुल यानी कि जो भी उपसय संयोजक यौगिक होते हैं उसमें केंद्रीय परमाणु तो एक ही होता है, लेकिन लिगेंड जो है एक से अधिक हो सकते हैं। तो अगर लिगेंड एक से अधिक उपस्थित होंगे तो उसको नामांकित करने के लिए अंग्रेजी वर्णमाला क्रम का उपयोग किया जाएगा। ये आप लोग याद रखिएगा। जैसे कि मान लीजिए आपको दिया गया है कहीं पर के, इसके बाद यहाँ पर दिया गया है PT, इसके बाद है BR का होल थ्राइस, फिर यहाँ पर है NH3, इस प्रकार से, और यहाँ पर इस प्रकार से आपको ये दिया गया है। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर ये तो है आपका केंद्रीय परमाणु, ये यहाँ पर जो है केंद्रीय परमाणु है। इसके अलावा यहाँ पर ये दोनों जो है ये दोनों यहाँ पर लिगैंड हैं। तो अब की बार यहाँ पर जो है एक से अधिक लिगैंड हैं। तो जब भी एक से अधिक लिगैंड होंगे तो वहाँ पर इनका नाम लिखने के लिए अंग्रेजी वर्णमाला क्रम का यूज करेंगे। जैसे कि यहाँ पर NH3, NH3 जो होता है इससे हम लोग बोलते हैं एमीन। NH3 को क्या बोला जाता है? एमीन बोला जाता है। यहाँ पर NH3 को एमीन बोलते हैं। तो यहाँ पर जब इसका उच्चारण करते हैं आप एमीन, तो इसमें पहले क्या आता है? यहाँ पर ए आता है। एमीन का मतलब ए। उसी प्रकार से यहाँ पर दूसरा है BR, इससे हम लोग बोलते हैं ब्रोमिडो। तो ब्रोमिडो में पहले क्या आता है आपका? B, ब्रोमिडो में B और एमीन में A। तो इसका मतलब यहाँ पर अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार पहले आप इसे लिखेंगे, यानी कि NH3, इसका नामकरण पहले किया जाएगा, और ब्रोमिडो इसका नामकरण बाद में किया जाएगा। तो ये आप लोग याद रखिएगा, अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार यहाँ पर जो है लिगैंड का नामकरण करना है। सबसे पहले यहाँ पर जो पहले आएगा, जैसे कि एमीन का ए, ये अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार पहले आता है, इसलिए यहाँ पर एमीन जो है पहले लिखा जाएगा, इसके बाद ब्रोमिडो लिखा जाएगा। ये आप लोग याद रखिएगा। इसका नामकरण किस प्रकार करेंगे ये भी आपको बताया जाएगा। इसके अलावा ध्यान दीजिए यहाँ पर कुछ अन्य नियम भी जो आपको बताए गए। लिगैंडों की संख्या का विवरण, यानी कि यदि संकुल से जुड़े लिगैंड सरल हैं, जैसे कि क्लोराइडो, कार्बोनेटो, सल्फेटो आदि, तो उनकी संख्या जो है उनके नाम से पहले हमेशा डाई, ट्राई, यानी कि अगर 2 हैं तो डाई, 3 हैं तो ट्राई, 4 हैं तो टेट्रा, 5 हैं तो पेंटा, 6 हैं तो हेक्सा, अभी आपको हेक्सा बताया भी गया है, आदि जोड़कर प्रदर्शित करते हैं। अन्यथा 20, 30 आदि प्रयुक्त किए जाते हैं। अगर 6 तक है तो वहाँ पर इतना प्रयोग करेंगे, इसके अलावा 20 और 30 का प्रयोग किया जाएगा। इसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पर केंद्रीय धातु आयन का नामकरण, यानी कि जो केंद्रीय धातु परमाणु होता है उसके नामकरण के लिए ध्यान दीजिए। सबसे पहले ऋणायन संकुल, यानी कि जो ऋणायन संकुल होता है, इस प्रकार के संकुल जैसे कि यहाँ पर ये आपको दिया गया है, इसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं ऋणायन, यानी कि गुरु कोष्ठक में यहाँ पर क्या दिया गया? ऋणायन दिया गया। तो इसमें जो है पहले लिगैंड को नामांकित करते हैं और उसके बाद केंद्रीय परमाणु को नामांकित किया जाता है, और केंद्रीय धातु आयन के नाम के बाद जो यहाँ पर 8 लगा देते हैं। यही आपको बताया गया है, जब भी यहाँ पर गुरु कोष्ठक में ऋणायन दिया जाएगा तो उसका नाम बदल दिया जाएगा केंद्रीय परमाणु का, और उसके नाम के आगे क्या लगा दिया जाएगा? 8 लगा देते हैं। तथा ऑक्सीकरण अवस्था जो है रोमन अंकों में कोष्ठक में संकुल के नाम से ठीक बाद जो है बिना जगह छोड़े लिख देते हैं, जैसे अभी आपको यहाँ पर बताया गया था। इसके अलावा ध्यान दीजिए यहाँ पर अगला, यानी कि धनायनिक तथा उदासीन संकुल। अभी आपको ये ऋणायनिक संकुल के लिए था, अब ध्यान दीजिए धनायनिक और उदासीन संकुल के लिए। इस प्रकार के संकुल जैसे कि यहाँ पर ये गुरु कोष्ठक में धनायन दिया गया, यहाँ पर भी ये धनायन है, यहाँ पर भी ये धनायन है। तो इसमें जो है पहले लिगैंड तथा बाद में जो है केंद्रीय परमाणु का नाम लिखते हैं, और यहाँ पर याद रखिएगा केंद्रीय परमाणु का जो नाम है वो नहीं बदलेगा। इसमें जो है केंद्रीय परमाणु का नाम जो है वो नहीं बदलेगा, लेकिन जो ऋणायनिक संकुल होते हैं वहाँ पर केंद्रीय परमाणु का नाम जो होता है वो बदल दिया जाता है, नाम के आगे 8 लगा देते हैं। ये आप लोग याद रखिएगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, जैसे कि मान लीजिए आपको यहाँ पर इसका नाम लिखना है, जो भी आपको ये बताया गया, अगर इसका नाम लिखना है तो आप किस प्रकार से लिखेंगे? तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर जो दिया गया वो ऋणायन है, और यहाँ पर जो ब्रैकेट के बाहर है वो धनायन है। तो सबसे पहले तो आपको धनायन का नाम लिखना है, ये बताया गया। तो यहाँ पर है के, तो इसका नाम लिखेंगे आप पोटेशियम, यहाँ पर ये हो जाएगा
पोटेशियम। इस प्रकार से सबसे पहले तो आपको यहाँ पर धनायन का नाम लिख देना है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर गुरु कोष्ठक में ऋणायन दिया गया है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर जो है अब इसमें लिगैंड का नाम लिखना है, और यहाँ पर एक से अधिक लिगैंड है, इसलिए इनका नामकरण जो हम लोग अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में करेंगे। तो अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में करने के लिए ध्यान दीजिए, सबसे पहले यहाँ पर अब आपको दिया गया था NH3, जिसका नामकरण आपको पहले करना है, तो इसका नाम क्या है, एमीन। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसका नामकरण क्या है, एमीन। तो यहाँ पर अब आप लिखेंगे एमीन, सबसे पहले आप लिख देंगे यहाँ पर एमीन। इस प्रकार से ये हो जाएगा। अब इसके बाद आपको दूसरा लिगैंड प्रयोग करना है, BR, इसे हम लोग बोलते हैं ब्रोमिडो। इसकी संख्या क्या है, 3 के लिए भी आपको बताया गया, हम लोग लिखते हैं 3 के लिए ट्राई, तो ये हो जाएगा ट्राई ब्रोमिडो, ट्राई ब्रोमिडो, इतना हो गया। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम लोग केंद्रीय परमाणु का नाम लिखेंगे, और वो भी ऑक्सीकरण संख्या आपको पता होनी चाहिए। तो ऑक्सीकरण संख्या के लिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर पोटेशियम दिया गया है, इस पर +1 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर PT, इसकी ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करनी है, X मान लीजिए। इसके अलावा यहाँ पर दिया गया है ब्रोमिडो, इस पर होता है -1, तो कितने हैं, 3, तो इसलिए यहाँ पर हो जाएगा -3। इसके अलावा ध्यान दीजिए +NH3, ये उदासीन है, इस पर 0 बराबर 0। तो यहाँ पर जब इससे आप सॉल्व करेंगे तो x बराबर यहाँ पर आ जाएगा 2, वो भी प्लस का, इसे आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर जो इसकी ऑक्सीकरण संख्या हो जाएगी। इसके अलावा आपको बताया गया है कि जब भी यहाँ पर गुरु कोष्ठक में ऋणायन दिया हो जाएगा तो केंद्रीय परमाणु का नाम बदल देते हैं। तो ये है प्लेटिनम, तो यहाँ पर इसके नाम में हम लोग आगे 8 लगा देते हैं, तो ये हो जाएगा प्लेटिनेट। इससे हम लोग यहाँ पर लिखेंगे प्लेटिनेट। इस प्रकार से इसके नाम में आगे 8 जुड़ जाएगा, और इसके बाद यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या को रोमन अंकों में हम लोग बिना स्थान छोड़े जो है ब्रैकेट में लिख देंगे। तो इसका नाम हो जाएगा पोटेशियम एमीन ट्राइब्रोमिडो प्लेटिनेट सेकेंड। इस प्रकार से आप यहाँ पर IUPAC नाम लिखेंगे। अब आप लोग यहाँ पर पढ़ेंगे उपसह संयोजक यौगिकों में बंधता। तो यहाँ पर उपसह संयोजक यौगिकों में बंधता को स्पष्ट करने के लिए 2 सिद्धांत दिए गए हैं। यहाँ पर जो है उपसह संयोजक यौगिकों में बंधता को स्पष्ट करने के लिए 2 सिद्धांत जो है दिए गए हैं। एक होता है आपका संयोजकता आबंध सिद्धांत, यहाँ पर एक है आपका संयोजकता आबंध सिद्धांत, आबंध सिद्धांत, और इसके अलावा दूसरा है यहाँ पर क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत। सेकंड है क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत, तो यहाँ पर ये जो है संयोजकता आबंध सिद्धांत, इससे बोला जाता है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। शॉर्ट में लिखते हैं VBT। तो ये आप लोग याद रखिएगा, अगर कहीं पर VBT लिखा है तो इसका मतलब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, यानी कि संयोजकता आबंध सिद्धांत। उसी प्रकार से जो क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत है, इससे बोला जाता है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, यानी कि इसे शॉर्ट में लिखते हैं CFT। तो इससे शॉर्ट में लिखा जाता है CFT, यानी कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, और इससे बोला जाता है VBT, यानी कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो यहाँ पर जो संयोजकता आबंध सिद्धांत है, इसको जो है पॉलिंग, इसके अलावा स्लेटर, ये 2 वैज्ञानिकों ने जो है प्रस्तुत किया था। तो याद रखेगा, इस सिद्धांत को जो है यहाँ पर पॉलिंग और इसके अलावा जो है स्लेटर, इन्होंने जो है इस सिद्धांत को यहाँ पर प्रस्तुत किया था। इसके अलावा अन्य वैज्ञानिकों ने जो है उसमें बाद में सुधार किए हैं, लेकिन यहाँ पर मुख्य रूप से 2 वैज्ञानिक हैं जिन्होंने इस सिद्धांत को जो है प्रस्तुत किया था, पॉलिंग और स्लेटर। इसके अलावा इस सिद्धांत का कार्य क्या है, यानी कि सिद्धांत क्यों बनाया गया था, तो आप लोग याद रखिएगा कि उपसह संयोजक यौगिक जो होते हैं उनके त्रिविम रसायन और चुंबकीय गुणों को ज्ञात करने के लिए जो है इस सिद्धांत को बनाया गया था। यहाँ पर जो संयोजकता आबंध सिद्धांत है, इसके द्वारा जो है उपसह संयोजक यौगिकों के त्रिविम रसायन और इसके अलावा उनके चुंबकीय गुणों का
पता लगाया जाता है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर इसके बारे में पढ़ेंगे। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर संयोजकता आबंध सिद्धांत। तो इस सिद्धांत के अनुसार ध्यान दीजिए यहाँ पर 3 मुख्य पॉइंट हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, मान लीजिए कोई यहाँ पर उपसह संयोजक यौगिक लिया गया। मान लीजिए उपसह संयोजक यौगिक है यहाँ पर FeCN का होल 6 इस प्रकार से दिया गया है और यहाँ पर 4-। तो ये यहाँ पर एक उपसह संयोजक यौगिक है। इसमें जो Fe है इससे हम लोग बोलते हैं केंद्रीय परमाणु या फिर बोल सकते हैं केंद्रीय धातु परमाणु। केंद्रीय धातु परमाणु, तो ये होता है केंद्रीय परमाणु। इसके अलावा Cn, इसमें जो है इलेक्ट्रॉन युग्म जो है प्रदान करने की क्षमता होती है, इसलिए इससे बोला जाता है लिगैंड। ये आपको बताया भी गया है, इससे बोला जाता है लिगैंड। तो यहाँ पर जो केंद्रीय धातु परमाणु यानी कि जो Fe है, इसके पास जो है अपनी समन्वय संख्या के बराबर रिक्त कक्षक होते हैं। ये आप लोग याद रखिएगा कि यहाँ पर जो केंद्रीय धातु परमाणु यानी कि जो Fe है, इसके पास जो है अपनी समन्वय संख्या के बराबर जो है रिक्त कक्षक होते हैं। ये आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पर इसके पास जो है समन्वय संख्या के बराबर जो है रिक्त कक्षक होते हैं। यहाँ पर इसके पास जो है समन्वय संख्या के बराबर रिक्त कक्षक होते हैं, जिनके संकरण से जो है आबंधित कक्षकों का निर्माण होता है। याद रखेंगे यहाँ पर कि जो केंद्रीय धातु परमाणु है, इसके पास जो है अपनी समन्वय संख्या के बराबर जो है रिक्त कक्षक होते हैं, जिससे यहाँ पर जो है वह आबंधित कक्षकों का निर्माण करता है। तो वही यहाँ पर बताया गया पहले कि केंद्रीय धातु परमाणु या फिर आयन के पास जो है अपनी समन्वय संख्या के बराबर रिक्त कक्षक होते हैं, जिनके संकरण से वह आबंधित कक्षकों का निर्माण करता है। आबंधित कक्षक या फिर आप बोल सकते हैं संकरित कक्षक। ये आप लोग याद रखिएगा, जिनके संकरण से वह आबंधित कक्षकों या फिर संकरित कक्षकों का निर्माण करता है। तो जैसे कि ध्यान दीजिए, मान लीजिए यहाँ पर अगर हम लोग एग्जाम्पल देखें तो जैसे कि मान लीजिए समन्वय संख्या, यहाँ पर आप लिखिए समन्वय संख्या, इसके बाद आप यहाँ पर लिखेंगे संकरण और फिर यहाँ पर आप लिखेंगे ज्यामिति। तो जैसे कि मान लीजिए किसी उपसह संयोजक यौगिक की समन्वय संख्या है 2, तो वो किस प्रकार का संकरण प्रदर्शित करेगा? वो संकरण यहाँ पर प्रदर्शित करेगा Sp, यानी कि इसमें एक S कक्षक होगा और एक P कक्षक होगा। अगर समन्वय संख्या 2 है तो वहाँ पर संकरण कैसा होगा? Sp संकरण होगा और उसकी ज्यामिति होगी रेखीय। उसकी ज्यामिति जो होगी वो होगी रेखीय। इसके अलावा अगर मान लीजिए समन्वय संख्या 4 है तो वहाँ पर जो संकरण होता है वो होता है Sp3, यानी कि एक S कक्षक होगा और 3 P कक्षक होंगे। इसके अलावा यहाँ पर अगर समन्वय संख्या 4 है तो संकरण 2 प्रकार से भी हो सकता है, यानी कि इसमें एक D कक्षक, इसके अलावा एक S कक्षक और 2 P कक्षक भी यूज हो सकते हैं। तो समन्वय संख्या 4 होने पर संकरण यहाँ पर 2 प्रकार से हो सकता है, एक यहाँ पर S कक्षक और 3 P कक्षक यूज किए जा सकते हैं। अगर इस प्रकार का संकरण होगा तो इसकी जो ज्यामिति होगी वो चतुष्फलकीय होगी। इसकी ज्यामिति जो होगी वो चतुष्फलकीय होगी, चतुष्फलकीय। इसके अलावा अगर यहाँ पर एक D कक्षक, एक S कक्षक और 2 P कक्षक हैं, इस प्रकार का संकरण है तो वहाँ पर ज्यामिति वर्गाकार समतलीय होगी। वर्गाकार समतलीय। इसके अलावा अगर मान लीजिए समन्वय संख्या 6 है तो फिर वहाँ पर जो संकरण होता है वो होता है D2Sp3, यानी कि 2 D कक्षक होंगे, एक S कक्षक और 3 P कक्षक। इससे आप दूसरे प्रकार से भी लिख सकते हैं, ऐसे ऐसा लिख सकते हैं Sp3D2, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। अगर ऐसा संकरण होगा तो वहाँ पर ज्यामिति जो होगी वो होती है अष्टफलकीय। ज्यामिति हो जाएगी अष्टफलकीय। तो ये आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। इसके अलावा यहाँ पर जो केंद्रीय धातु परमाणु है, इसके जो रिक्त संकरित कक्षक हैं वो अगर यहाँ पर इस लिगैंड के
भरे हुए कक्षकों के साथ अतिव्यापन करते हैं तो वहां पर हमेशा सिग्मा बंध बनता है। कौन सा बंध बनेगा? सिग्मा बंध बनेगा। ये आप लोग याद रखिएगा कि यहाँ पर जो Fe यानी कि जो केंद्रीय धातु परमाणु है, इसके जो रिक्त कक्षक होते हैं, अगर वो इस लिगैंड के भरे हुए कक्षकों के साथ अतिव्यापन करते हैं तो वहां पर बन जाता है सिग्मा बंध, जिसे हम लोग उपसह संयोजक बंध भी कहते हैं। इसके अलावा अगर मान लीजिए केंद्रीय धातु परमाणु के भरे हुए कक्षक इस लिगैंड के रिक्त कक्षकों के साथ अतिव्यापन करते हैं तो फिर वहां पर बन जाता है पाई बंध, परंतु इसकी संभावना जो है यहाँ पर बहुत ही कम होती है। ये आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पर पाई बंध के बनने की संभावना बहुत ही कम होती है। तो वही यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसमें बताया गया है यहाँ पर सेकेंड पॉइंट में इसमें कि केंद्रीय धातु परमाणु के रिक्त संकरित कक्षक जो है लिगैंड के भरे हुए कक्षकों, याद रखिएगा, लिगैंड के भरे हुए कक्षकों के साथ अतिव्यापन करते हैं, जिससे यहाँ पर जो है सिग्मा बंध बनता है, जिसे उपसह संयोजक बंध कहते हैं। इसके अलावा यदि केंद्रीय धातु परमाणु के भरे हुए कक्षक लिगैंड के रिक्त कक्षकों के साथ अतिव्यापन करते हैं तो वहां पर जो है पाई बंध बनता है, परंतु इसकी संभावना जो है बहुत ही कम होती है। ये आप लोग याद रखिएगा। अब इसके बाद आप लोग यहाँ पर पढ़ेंगे संयोजकता आबंध सिद्धांत की सीमाएं, यानी कि इसकी कौन कौन सी सीमाएं हैं। सबसे पहले इसमें जो है अनेक प्रकार का पूर्वानुमान है, यानी कि इस आबंध सिद्धांत में जो है अनेक प्रकार के पूर्वानुमान हैं। इसके अलावा यह जो है चुंबकीय आंकड़ों की मात्रात्मक व्याख्या नहीं करता है, यानी कि ये सिद्धांत जो है चुंबकीय आंकड़ों की मात्रात्मक व्याख्या नहीं करता है। इसके अलावा यह उपसह संयोजक यौगिकों के रंगों को स्पष्ट नहीं करता है, यानी कि संयोजकता आबंध सिद्धांत जो है ये उपसह संयोजक यौगिकों के रंगों को स्पष्ट नहीं करता है। इसके अलावा चतुष्फलकीय व वर्ग समतलीय संरचनाओं का सही अनुमान जो है नहीं लगा पाता है। इसके अलावा यह उपसह संयोजक यौगिक के ऊष्मागतिकीय और गतिक स्थायित्व की कोई भी व्याख्या नहीं करता है, यानी कि ये सिद्धांत जो है ऊष्मागतिकीय और गतिक स्थायित्व की भी कोई व्याख्या नहीं करता है। इसके अलावा संयोजकता आबंध सिद्धांत जो है वो दुर्बल व प्रबल लिगैंड के मध्य जो है कोई विभेद नहीं करता है, यानी कि जो दुर्बल लिगैंड इसके अलावा जो प्रबल लिगैंड होते हैं उनके बीच कोई विभेद जो है ये सिद्धांत नहीं करता है। ये आप लोग याद रखेंगे। अब आप लोग यहाँ पर दूसरा यहाँ पर पढ़ेंगे क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत, जिसे हम लोग बोलते हैं CFT। तो यहाँ पर इस सिद्धांत को जो है H बैथे ने प्रस्तुत किया था, यानी कि आप बता सकते हैं इस सिद्धांत को प्रस्तुत जो है H बैथे नामक वैज्ञानिक ने किया था। ये आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ पर अगर इस सिद्धांत की बात करें तो इस सिद्धांत के लिए ध्यान दीजिए, मान लीजिए कोई उपसह संयोजक यौगिक है FeCN का होल 6, इस प्रकार से यहाँ पर आपको ये दिया गया है, यहाँ पर है 4-। तो यहाँ पर ये जो है केंद्रीय धातु परमाणु होता है आपका, और ये यहाँ पर आपका लिगैंड होता है, ये आपको बताया गया। तो जब यहाँ पर केंद्रीय धातु परमाणु, याद रखिएगा, जब यहाँ पर केंद्रीय धातु परमाणु के संपर्क में यहाँ पर कोई लिगैंड आता है, यानी कि जो केंद्रीय धातु परमाणु है जब इसके संपर्क में कोई लिगैंड आता है तो यहाँ पर केंद्रीय धातु परमाणु के जो समान ऊर्जा वाले डी कक्षक, समान ऊर्जा वाले डी कक्षक, या फिर आप बोल सकते हैं समभ्रंश कक्षक, डी कक्षक या फिर आप बोल सकते हैं समभ्रंश कक्षक, ये जो होते हैं ये यहाँ पर स्प्लिट हो जाते हैं। जब केंद्रीय धातु परमाणु के संपर्क में कोई लिगैंड आता है तो केंद्रीय धातु परमाणु के समान ऊर्जा वाले जो डी कक्षक यानी कि जो समभ्रंश कक्षक होते हैं वो स्प्लिट हो जाते हैं, यानी कि टूट जाते हैं। इस घटना को हम लोग बोलते हैं विपाटित होना, यानी कि विपाटन। टूटना यहाँ पर क्या कहलाता है? वो कहलाता है विपाटन, यानी कि यहाँ पर जो है समान ऊर्जा वाले डी कक्षक जो है ये असमान ऊर्जा वाले कक्षकों में जो है यहाँ पर स्प्लिट हो जाएंगे। ये आप लोग याद रखिएगा, ये समान ऊर्जा वाले कक्षक हैं, जब ये टूटेंगे तो असमान ऊर्जा स्तर वाले कक्षक में स्प्लिट हो जाएंगे, यानी कि वहाँ पर इनका जो है विपाटन हो जाएगा।
तो ये जो है जिन दो असमान ऊर्जा वाले कक्षकों में यहाँ पर विघटित होते हैं उसमें से एक को बोला जाता है T2z और दूसरे को बोलते हैं EZ। एक को बोला जाता है T2z और दूसरे को बोला जाता है EZ। ये यहाँ पर जो है संकेत हैं, यानी कि यहाँ पर समान ऊर्जा वाले कक्षक जो है असमान ऊर्जा वाले दो कक्षकों में टूट जाएंगे। इसमें से एक होता है आपका T2z और दूसरा होता है EZ। इसके अलावा अगर इन दोनों की ऊर्जाओं के अंतर की बात करें तो इन दोनों की ऊर्जाओं का जो अंतर होता है वो होता है 10dq। इससे बोला जाता है 10 डिफरेंशियल क्वांटा, या फिर इससे ऐसा भी लिख सकते हैं 10 डेल्टा, यानी कि इन दोनों ऊर्जाओं का जो अंतर होता है वो होता है 10dq, यानी कि 10 डिफरेंशियल क्वांटा। तो ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा कि जब यहाँ पर केंद्रीय धातु परमाणु के संपर्क में कोई लिगैंड आता है तो केंद्रीय धातु परमाणु के समान ऊर्जा वाले जो डी कक्षक या फिर जो समभ्रंश कक्षक होते हैं ये असमान ऊर्जा वाले कक्षकों में जो है स्प्लिट हो जाते हैं, यानी कि टूट जाते हैं, इनका वहाँ पर विपाटन हो जाता है। इसमें से जो है यहाँ पर एक कक्षक को हम लोग बोलते हैं T2z और दूसरे को बोला जाता है EZ। इन दोनों की ऊर्जाओं का जो अंतर होता है वो 10dq होता है, यानी कि 10 डिफरेंशियल क्वांटा होता है। ये आप लोग याद रखिएगा। और यहाँ पर जो विपाटन होता है ये जो है क्रिस्टल क्षेत्र की प्रकृति पर निर्भर करता है। ये विपाटन जो है ये क्रिस्टल क्षेत्र की प्रकृति पर निर्भर करता है, क्रिस्टल क्षेत्र की प्रकृति पर निर्भर करता है। इसके अलावा ये जो है दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अष्टफलकीय और दूसरा होता है चतुष्फलकीय। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर सबसे पहले क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत यानी कि CFT, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो आप बता सकते हैं यहाँ पर कि इस सिद्धांत को एच बैथे नामक वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था। तो वही यहाँ पर बताया गया कि इस सिद्धांत के अनुसार धातु जो है लिगैंड आबंध आयनिक होते हैं। धातु जो होते हैं वो लिगैंड आबंध आयनिक होते हैं जो केवल धातु आयन तथा लिगैंड के मध्य स्थिर विद्युत क्रियाओं द्वारा जो है उत्पन्न होते हैं। इसके अनुसार जो डी उपकोष के पांचों समभ्रंश कक्षकों का लिगैंड के प्रहार द्वारा, यानी कि जब लिगैंड उनके संपर्क में आता है तो यहाँ पर बताया गया लिगैंड के प्रहार द्वारा जो है विपाटन हो जाता है, यानी कि जो डी कोष के पांचों समभ्रंश कक्षक होते हैं उनका जो है लिगैंड के द्वारा विपाटन हो जाता है, जिसे क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन कहते हैं। और यहाँ पर यह विपाटन जो है क्रिस्टल क्षेत्र की प्रकृति पर निर्भर करता है। और यहाँ पर ये जो है दो प्रकार के होते हैं। तो वही ध्यान दीजिए, इसमें पहला है यहाँ पर अष्टफलकीय संकुलों का क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसमें बात हुई थी डी कक्षक की। तो डी में जो है 5 कक्षक होते हैं। इस प्रकार से आप बना सकते हैं यहाँ पर 1 2 3 और 4 5। तो इस प्रकार डी में 5 कक्षक होते हैं। ये जो है समान ऊर्जा वाले होते हैं। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं समान ऊर्जा वाले डी कक्षक। इस प्रकार से इनकी ऊर्जा E आप प्रदर्शित कर सकते हैं। तो यहाँ पर जब इनके संपर्क में कोई लिगैंड आता है, यानी कि जब कोई लिगैंड यहाँ पर प्रहार करता है तो ये जो है दो असमान ऊर्जा वाले कक्षकों में टूट जाते हैं। इसमें से एक कक्षक जो टूटता है उसमें ध्यान दीजिए, इस प्रकार से 2 कक्षक होते हैं। एक में यहाँ पर 2 कक्षक होते हैं। इसके अलावा जो दूसरा भाग होगा उसमें जो है यहाँ पर 3 कक्षक होंगे। इस प्रकार से ये जो है यहाँ पर 2 भागों में स्प्लिट हो जाता है। एक में 2 कक्षक होते हैं और दूसरे में 3 कक्षक होते हैं। तो जिसमें 2 कक्षक होते हैं उससे हम लोग बोलते हैं EG, और जिसमें 3 होते हैं उससे बोला जाता है T2G। इस प्रकार से इसके अलावा
यहाँ पर जो दो कक्षक हैं इसमें एक में होता है यहाँ पर dx2y2 और जो दूसरा वाला है ये होता है dz2। इसी प्रकार से यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसमें एक होता है आपका dxy, दूसरा होता है dyz और तीसरा होता है dzx। इस प्रकार से ये होंगे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये जो दो कक्षक होते हैं ये जो है अधिक ऊर्जा यहाँ पर ग्रहण करते हैं, यानी कि इन पर जो है अधिक प्रतिकर्षण बल लगता है और अधिक प्रतिकर्षण बल के कारण जो है ये यहाँ पर जो है ऊपर की ओर चले जाते हैं, क्योंकि इनमें जो है यहाँ पर अधिक प्रतिकर्षण बल लग रहा है। तो यहाँ पर जो ये वाला भाग होता है इसमें जो ऊर्जा का अंतर होता है वो होता है 6dq और इसके अलावा जो ये वाला भाग होता है इसमें जो ऊर्जा का अंतर होता है वो होता है 4dq और यहाँ पर जो टोटल ऊर्जा का अंतर होता है इन दोनों के बीच वो आपको बताया गया है 10dq, यानी कि डिफरेंशियल क्वांटा या फिर इसे आप डेल्टा भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर टोटल जो अंतर होगा वो 10dq, इसके वाला इस भाग का जो होगा वो 6dq और यहाँ पर होता है 4dq। तो यहाँ पर जो है अधिक प्रतिकर्षण बल लगता है जिसके कारण इनमें ऊर्जा अधिक हो जाती है और ये ऊपर की ओर यहाँ पर चले जाते हैं इस प्रकार से। और ये दोनों कक्षक जो होते हैं ये असमान ऊर्जा वाले डी कक्षक होते हैं। तो यहाँ पर आप बता सकते हैं असमान ऊर्जा वाले डी कक्षक, असमान ऊर्जा वाले डी कक्षक इस प्रकार से। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, बात हुई है अष्टफलकीय संकुलों की। तो यहाँ पर जो है अगर इसके लिए आप प्रदर्शित करें, मान लीजिए ये केंद्रीय धातु परमाणु है इस प्रकार से, तो यहाँ पर जो बांड होंगे एक इस प्रकार से होगा, एक इस प्रकार से यहाँ पर होता है, इसके बाद इस प्रकार से, फिर यहाँ पर इस प्रकार हो जाएगा, इसके अलावा यहाँ पर हो जाएगा और फिर इस प्रकार से हो जाएगा। इसके अलावा ध्यान दीजिए इसको आप मिला दीजिए इस प्रकार से, यहाँ पर आप इसको मिला दीजिए इस प्रकार से आप मिला दीजिए, यानी कि टोटल इसमें जो फलक होते हैं वो 8 होते हैं, यानी कि इसमें जो है टोटल 8 फलक यहाँ पर होते हैं, इसीलिए इसे जो है अष्टफलकीय बोला जाता है। ये आप लोग याद रखिएगा, इसे जो है अष्टफलकीय बोलते हैं क्योंकि इसमें जो है यहाँ पर 8 फलक होते हैं। अब इसके बाद ध्यान दीजिए चतुष्फलकीय संकुलों का क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन सेम इसमें भी उसी प्रकार से होता है, केवल यहाँ पर जो असमान ऊर्जा वाले स्तर थे, ध्यान दीजिए इसमें जो छोटा वाला यानी कि जो दो कक्षक थे ये ऊपर की ओर थे और ये नीचे की ओर, उसमें जो है यहाँ पर उल्टा हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर ध्यान दीजिए इसमें जो है डी कक्षक होंगे, इसमें आपके 5 कक्षक होंगे डी में, तो आप इस प्रकार से आप प्रदर्शित करेंगे 1 2 3 4 5। तो ये जो है समान ऊर्जा वाले डी कक्षक हो जाएंगे, समान ऊर्जा वाले डी कक्षक, इनकी ऊर्जा यहाँ पर होगी E। तो यहाँ पर जब इसके संपर्क में लिगैंड आएगा तो जब यहाँ पर ये स्प्लिट होंगे यानी कि जब इनका विपाटन होता है तो यहाँ पर अब की बार ऊपर की ओर जाएंगे 3 कक्षक, इस प्रकार से यहाँ पर ये 3 कक्षक आ जाते हैं और यहाँ पर ये आ जाते हैं 2 कक्षक। सेम उसके विपरीत होते हैं, यहाँ पर इसमें हो जाएंगे 2 कक्षक। बाकी सेम उसी प्रकार से यहाँ पर ये होगा डी एक्स वाई, ये हो जाएगा डी वाई जेड और ये हो जाएगा डी जेड एक्स। उसी प्रकार से यहाँ पर ये होता है डी एक्स टू वाई टू और ये हो जाएगा डी जेड टू। इससे आप यहाँ पर बोलेंगे ई जी और इससे बोला जाएगा यहाँ पर टी टू जी, इस प्रकार से। अब की बार यहाँ पर ये 3 कक्षक ऊपर की ओर बने तो यहाँ पर इसके बीच का जो ऊर्जा अंतर होगा वो होगा 4dq और ये वाला यहाँ पर होगा 6dq और यहाँ पर जो टोटल ऊर्जा का अंतर आएगा वो आ जाएगा 10dq। ऊर्जा का अंतर वही रहेगा यानी कि 10 डिफरेंशियल क्वांटा, इस प्रकार से। बाकी ये सेम उसी प्रकार से होता है। अब की बार केवल इसमें 3 कक्षक ऊपर होते हैं और 2 कक्षक नीचे की ओर होते हैं। तो ये समान ऊर्जा वाले डी कक्षक हैं और जब यहाँ पर इसके संपर्क में यानी कि जब लिगैंड इस पर प्रहार करेगा तो ये यहाँ पर जो है 2 असमान ऊर्जा वाले कक्षकों में टूट जाएंगे, यानी कि इनका यहाँ पर जो है विपाटन हो जाएगा। इसके अलावा बताया गया है कि यहाँ पर जो विपाटन होता है इसे हम लोग क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन बोलते हैं और यहाँ पर ये जो है क्रिस्टल क्षेत्र की प्रकृति पर निर्भर करता है। अब इसके बाद ध्यान दीजिए क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत की सीमाएं। तो इसके लिए ध्यान दीजिए यह सिद्धांत जो है धातु व लिगैंड को
केवल आवेशित बिंदु मानकर जो है स्थिर वैद्युत बल की बात करता है। यानी कि ये जो सिद्धांत है ये धातु और लिगैंड को केवल आवेशित बिंदु मानकर ही जो है स्थिर वैद्युत बल की बात करता है। इसके अलावा यह जो है धातु के केवल डी कक्षकों के विपाटन की बात करता है, एस व पी कक्षकों की नहीं करता है। इसके अलावा लिगैंड के विपाटन की व्याख्या जो है ये नहीं करता है। ये केवल जो है केंद्रीय धातु परमाणु के विपाटन की व्याख्या करता है, ये लिगैंड के विपाटन की व्याख्या नहीं करता है। इसके अलावा संकुल में पाई आबंधों को जो है नहीं समझाता है, यानी कि पाई आबंधों की व्याख्या नहीं करता है। इसके अलावा लिगैंड को ये जो है महत्व नहीं देता है, यानी कि जो क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत है ये लिगैंड को बिल्कुल महत्व नहीं देता है। अब इसके बाद ध्यान दीजिए उपसह संयोजक यौगिकों के रंग, ये जो है CFT यानी कि क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत का अनुप्रयोग है। ये जो है क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत का अनुप्रयोग। तो यहाँ पर बात हुई है उपसह संयोजक यौगिकों के रंग की। तो इसमें ध्यान दीजिए बताया गया कि क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के अनुसार संकुलों में यदि डी कक्षकों के दो समुच्चयों में ऊर्जा स्तर सामान्यतया कम होता है तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जो है वो दृश्य क्षेत्र के विकिरणों का कुछ भाग अवशोषित करके आसानी से निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर पर यानी कि डी से डी में संक्रमण द्वारा चले जाते हैं। तो यहाँ पर अंदाजे बताया गया कि संकुलों में यदि डी कक्षकों के दो समुच्चयों में ऊर्जा स्तर जो है वो सामान्यतः कम होता है तो जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है वो दृश्य क्षेत्र के विकिरणों का कुछ भाग अवशोषित करके जो है आसानी से निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर पर डी से डी संक्रमण द्वारा जो है चले जाते हैं। इसके परिणाम स्वरूप संकुल का वह रंग जो है दिखाई देता है जो उसके द्वारा अवशोषित रंग का पूरक होता है, यानी कि जो रंग वो अवशोषित कर रहा है संकुल उसका पूरक रंग जो है वो यहाँ पर संकुल का कलर दिखाई देगा। और इसके अलावा ध्यान दीजिए इसमें यहाँ पर बताया गया है कि D0 व D10 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले संकुलों में D से D संक्रमण जो है संभव नहीं है, अतः इस प्रकार के आयनों वाले उपसह संयोजक यौगिक जो होते हैं वो रंगहीन होते हैं। बाकी जो है बताया गया यहाँ पर कि रंग जो है यानी कि जो रंग यहाँ पर संकुल अवशोषित करता है उसके पूरक रंग का वो दिखाई देता है। इसके अलावा जो D0 और D10 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले संकुलों में जो है D संक्रमण संभव नहीं है, इसलिए ये जो है रंगहीन होते हैं। इसके अलावा आप ध्यान दीजिए अगर यहाँ पर आप नोट करना चाहें तो आप लिख सकते हैं उपसह संयोजक यौगिक, उपसह संयोजक यौगिक। इसके बाद अवशोषित रंग, यानी कि ये रंग जो है अवशोषित करता है, तो अवशोषित रंग। अब जब अवशोषित करेगा तो इसके पूरक रंग का संकुल दिखाई देता है, तो वही आप यहाँ पर लिखेंगे उपसह संयोजक, उपसह संयोजक यौगिक का रंग। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर उपसह संयोजक यौगिक लिया गया, मान लीजिए CONH3 का होल 5 Cl इस प्रकार से। तो यहाँ पर ये जो है अवशोषित करता है पीला कलर, ये जो है पीला कलर यहाँ पर अवशोषित करता है, और पीले का जो पूरक कलर होता है वो होता है बैंगनी, यानी कि उपसह संयोजक यौगिक का जो कलर होगा वो कैसा हो जाएगा, बैंगनी हो जाएगा। इसी प्रकार से मान लीजिए यहाँ पर उपसह संयोजक यौगिक है CONH3 का होल 5 H2O3 प्लस, तो ये जो है नीला हरा रंग अवशोषित करता है, नीला हरा रंग जो है अवशोषित करता है, और इसका पूरक कलर होता है लाल, यानी कि यहाँ पर उपसह संयोजक यौगिक का कलर कैसा दिखाई देगा, लाल दिखाई देगा। यानी कि उपसह संयोजक यौगिक जो है जो कलर अवशोषित करता है
उसका पूरक कलर जो होता है उस कलर का वो उपसंयोजक यौगिक दिखाई देता है। वही आपको यहाँ पर बताया गया था, इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको यही बताया गया था कि इसके परिणाम स्वरूप संकुल का वह रंग दिखाई देता है जो उसके द्वारा अवशोषित रंग का पूरक होता है। ये आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे। अब इसके बाद ध्यान दीजिए उपसह संयोजक यौगिकों के चुंबकीय गुण। तो इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा कि जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युक्त जो है उपसह संयोजक यौगिक होते हैं वो अनुचुंबकीय होते हैं, जबकि युग्मित इलेक्ट्रॉन वाले उपसह संयोजक यौगिक जो होते हैं वो प्रतिचुंबकीय होते हैं। तो ये पॉइंट याद रखेंगे कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वाले उपसहसंयोजक यौगिक जो होते हैं वो अनुचुंबकीय होते हैं। इसके अलावा युग्मित इलेक्ट्रॉन वाले उपसहसंयोजक यौगिक जो होते हैं वो प्रतिचुंबकीय होते हैं। तो अगर यहाँ पर हम लोग चुंबकीय आघूर्ण की बात करें तो आप ध्यान दीजिए, आप लिख सकते हैं यहाँ पर चुंबकीय आघूर्ण, इसका फॉर्मूला होता है म्यू बराबर, यहाँ पर आप लिखेंगे √n, इसके बाद होता है n+2 और यहाँ पर आप लिखेंगे बोर मैग्नेटॉन। ये जो है यहाँ पर चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक होता है। ये यहाँ पर जो लिखा गया है ये चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक है। आप लिख सकते हैं चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक, इससे बोला जाता है बोर मैग्नेटॉन। बोर मैग्नेटॉन, तो ये जो है चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक होता है बोर मैग्नेटॉन। इसके अलावा यहाँ पर n है, n जो है अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। n अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब इसके बाद आप यहाँ पर पढ़ेंगे स्पेक्ट्रमी रासायनिक श्रेणी के बारे में। तो आपको बताया गया है लिगैंडों के बारे में। तो जो लिगैंड होते हैं जब उनको जो है उनकी बढ़ती हुई क्षेत्र प्रबलता के क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो जो श्रेणी बनती है उससे जो है स्पेक्ट्रमी रासायनिक श्रेणी कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर यहाँ पर लिगैंडों को जो है हम लोग उनकी क्षेत्र प्रबलता के क्रम में लिखें तो ध्यान दीजिए जैसे कि I-, फिर इससे अधिक क्षेत्र प्रबलता होती है यहाँ पर R- की, फिर इससे अधिक हो जाएगी S2- की, इसके बाद SCN-, इसके बाद आप यहाँ पर बता सकते हैं Cl-, इसके अलावा F-, OH-, और यहाँ पर C2O4 2-, इसके अलावा H2O, और इससे अधिक क्षेत्र प्रबलता होती है NCH- की, इसके अलावा EDTA4- की, फिर इससे अधिक होती है NH3 की, फिर EN की, फिर इससे अधिक NO2- की, फिर CN- की, और फिर CO की। तो यहाँ पर ये जो है सभी लिगेंड दिए गए हैं और इनको जो है यहाँ पर इनकी क्षेत्र प्रबलता के बढ़ते हुए क्रम में रखा गया है। तो यहाँ पर जो श्रेणी बन गई है इससे ही बोला जाता है स्पेक्ट्रमी रासायनिक श्रेणी। तो वही यहाँ पर बताया गया है कि लिगेंडों को उनकी बढ़ती हुई क्षेत्र प्रबलता के क्रम में व्यवस्थित करने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे स्पेक्ट्रमी रासायनिक श्रेणी कहते हैं। तो यहाँ पर ये सभी लिगेंड दिए गए हैं और इनको जो है यहाँ पर क्षेत्र प्रबलता के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया गया है। तो इसे बोला जाएगा फिर स्पेक्ट्रमी रासायनिक श्रेणी। अब इसके बाद आप यहाँ पर पढ़ेंगे क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा। इससे शॉर्ट में बोला जाता है CFSE। इसका मतलब होता है क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, यानी कि क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा। तो इसके लिए पहले आप एक फार्मूला ध्यान दीजिए। फार्मूला ये होता है CFSE, यानी कि क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा। ये जो है समानुपाती होती है लिगैंडों की सामर्थ्य ऊर्जा के, लिगैंडों की सामर्थ्य ऊर्जा।
लिगैंडों की सामर्थ्य ऊर्जा। तो ये आप लोग याद रखिएगा कि जो क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा है ये लिगैंडों की सामर्थ्य ऊर्जा के समानुपाती होती है। तो अगर आप परिभाषा लिखना चाहें तो आप यही बताएंगे यहाँ पर कि क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा लिगैंडों की सामर्थ्य ऊर्जा की समानुपाती होती है, या फिर आप बोल सकते हैं अनुक्रमानुपाती होती है, यानी कि उस पर निर्भर करती है। अनुक्रमानुपाती या समानुपाती का मतलब होता है निर्भर करना, यानी कि जो क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण की ऊर्जा है ये लिगैंडों की सामर्थ्य ऊर्जा पर निर्भर करती है। ये आप लोग याद रखिएगा। इसके अलावा ऊर्जा जो है ये तरंग दैर्ध्य के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ऊर्जा जो होती है ये तरंग दैर्ध्य के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तरंग दैर्ध्य इसे हम लोग लिखते हैं लैम्डा से, यानी कि अगर तरंग दैर्ध्य का मान बढ़ेगा तो ऊर्जा वहां पर कम हो जाएगी, और अगर तरंग दैर्ध्य का मान कम होगा तो ऊर्जा वहां पर बढ़ जाएगी। तो ऊर्जा जो है ये तरंग दैर्ध्य के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इसके अलावा क्रिस्टल क्षेत्र की जो स्थायीकरण ऊर्जा है ये लिगैंडों की सामर्थ्य ऊर्जा के समानुपाती होती है। ये आप लोग याद रखेंगे। तो अब ये चैप्टर जो है पूरा कंप्लीट हो चुका है। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।